All right, we're live. जूम और फेसबुक पर जुड़े हमारे साथ सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, सतरंगी सलाम। आप सभी का स्वागत है आज के युवा संवाद के सत्र में। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े बहुत से लोग जानते भी हैं, युवा संवाद एक सीरीज है, एक अलग अलग सत्रों का पूरा एक सीरीज है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्ट्रगल से, मूवमेंट से जुड़े हुए युवा साथी जो हैं हमारे साथ जुड़े और हम उनसे उन मुद्दों के बारे में उन्हीं के द्वारा जान पाए और एक दूसरे के जो संघर्ष हैं उनको अपनी सॉलिडारिटी दे पाए और उन चीजों को समझ सके, एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग उन चीजों पर बना रहे। तो इसी सिलसिले में जनवरी से हमने दोबारा से युवा संवाद का सिलसिला शुरू किया और जनवरी में हमने बात की समतावादी शिक्षा की और पूरे महीने हमारे साथ पूरे देश भर से युवा साथी जुड़े जिन्होंने समतावादी शिक्षा और कैसे हम फांसीवाद मुक्त शिक्षा की परिकल्पना कर सकते हैं, इसको लेकर हमने पूरे महीने बात की। दूसरे महीने में फरवरी में हमने कोशिश की बात करने की युवा श्रम, रोजगार और इकोनॉमी की और उससे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हमने पूरे महीने चर्चा की। इससे पहले जो महीना गया उसमें हमने नारीवादी एक भविष्य की कैसे कल्पना की जा सकती है, इस पर बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े, हमने इस पर बात की। और इस महीने यानी कि अप्रैल में हमारी कोशिश ये है कि जो भी सामाजिक सुधार से जुड़े हुए आइकन्स हमारे देश में रहे हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को एक तरह की दिशा दी, जिनके आइडियल्स से हमारे संघर्षों को ताकत मिलती है, जिनके आइडियल्स को पकड़ के हम अपने संघर्षों में आगे बढ़ते हैं, उनको हम याद करें, उनके आइडियल्स का दोबारा से एक तरह से हम दोबारा से उन पर चर्चा करें और हम कैसे उन आइडियल्स को और स्ट्रांगली आगे ले जा सकते हैं, इस पर हम जो हमारे साथी अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए हैं उनसे हम सुन पाए। तो if I can just translate this briefly, Yuva Samvad is a series where we try to have youth coming from different regions, different movements, different struggles, some localized, some national struggles, to come together and put their heads together, discuss the issues that they're working with, that they're dealing with, and extend solidarities across these struggles. So in this particular scheme, we had different sessions going on for the past 3 months. In January, we discussed inclusive education. In February, we tried to look at the questions of labor, economy, and the youth. And in the last month, we tried to look at feminist futures and how that can be imagined within different spaces, within the political space, within the personal space, and so on. And this month, we are trying to have youth come in from different walks of life, different spheres, to talk about the revolutionary icons whose struggles have sort of given the strength to the different struggles that go on in the country, whose ideals that we draw inspiration from. And this whole month will be dedicated to talking about such figures, such icons. और आज की जो हमारी बातचीत है वो हमने खास तौर पर डेडिकेट की है ज्योतिराव फुले, सावित्री माई और फातिमा शेख की याद में। तो हम उन्हीं के जो संघर्ष हैं, उनके आइडियल्स हैं और उन्होंने क्या विजन एक भारत का दिया था, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 साथी आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पल्लवी हैं, भाग्यश्री हैं और अमित जी हैं। पल्लवी आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगी और मॉडरेट करेंगी। पल्लवी टिस हैदराबाद में से पढ़ी हैं और इस वक्त एक स्कूल में पढ़ा रही हैं। उनका जो जुड़ाव रहा है नारीवादी और अम्बेडकरवादी संगठनों से भी रहा है और उस स्ट्रगल से एक लगातार जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं उन्हें like I have had the privilege to know her personally, so like I know her as a very empathetic soul, a very thinking, independent, empathetic soul. So I hope we'll have a very interactive, very good session going forward. Pallavi, I hand it over to you from here, and yeah, we can begin the session from here. All right. सभी को जोहार, जय भीम, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद। और ये शिवा ने काफी अच्छा परिचय किया। तो आज का जो सत्र है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करूं। ठीक है। तो ये सत्र जो हम आज शुरू कर रहे हैं काफी
मुझे लगता है कि सबसे पहले तो NEPM को ये युवा संवाद श्रृंखला जो वो कर रहे हैं उसके लिए मैं जिंदाबाद कहना चाहूंगी कि काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। और एक तरह से मतलब लॉकडाउन और इन चीजों से एक चीज मुझे अच्छी लगती है, वो ये था कि कहीं ना कहीं हमने जो ये ऑनलाइन बातचीत जहाँ पे जगह, जाना, दूरी, इन चीजों को मिटाकर जिस तरीके से जमीनी तौर पर जन आंदोलनों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे की बातों को सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वो एक मुझे अच्छी चीज लगती है। और मुझे उम्मीद भी थी कि लॉकडाउन के बाद भी यह चलता रहे, तो ये चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और तो आज जो हम बात करेंगे बहुत ही मतलब बहुत ही जरूरी बात है। शायद हम जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, सबने ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, इनका नाम सुना होगा। और यदि नाम नहीं सुना होगा तो मुझे लगता है सुना होगा, बट अगर यदि नहीं भी सुना होगा तो थोड़ा सा अगर मैं उन्हें उनके बारे में बात करूं तो मैं बस इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाके, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम सब भाग्यश्री और अमित को सुने आज। तो मुझे लगता है कि ये कि, इस चीज में शायद जैसे पहली बात तो जैसे शिवा ने कहा कि हमें हमें ऊर्जा चाहिए होती है जिनसे हम करेज लेते हैं, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों के बारे में हम जानते हैं, बातें करते हैं। खास करके आज के समय में जब कॉलेज से निकलकर, मैं अपनी बात कर रही हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि जैसे कॉलेज से निकलकर थोड़ा लोगों से भी जुड़कर काम वाम कर कर फिर कुछ इन चीजों में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो लेकिन कुछ चीजें होती है कि जैसे हम, मुझे घर आकर या रास्ते में भी कुछ लोग जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, तो उनका उनकी तस्वीर दिखना, उनकी कोई बात दिखना, उनके नाम दिखना वास्तव में बहुत आगे बढ़ने को प्रेरणा देता है। और ये एक व्यक्तिगत तो बात है, पर साथ में साथ मुझे लगता है कि जिस जिस समय में देश में जिस प्रकार की चीजें हो रही है, तो उस समय में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी है कि हम जो बड़े बड़े मतलब जो जिन लोगों ने काफी काम किया है, जैसे फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जिनसे हम प्रेरणा ड्रॉ करते हैं, उनको आज याद करना और भी ज्यादा जरूरी है, और भी ज्यादा जरूरी है। और उनकी हिम्मत को याद करना और भी ज्यादा जरूरी है। और अगर उनके बारे में जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी अगर बात करें, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि, और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं भाग्यश्री और अमित को से बात हम सुनेंगे सब। तो मुझे लगता है कि बदलाव में शिक्षा का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। और शिक्षा सिर्फ एक स्कूली शिक्षा जहाँ आप गणित, हिंदी, अंग्रेजी के बियॉन्ड एक मानव चेतना की विकास हो पाना, तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले, इनसे मुझे लगता है कि हमें वो उन्हें शिक्षक देखना मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि वो शिक्षण का काम करते थे। और जैसे एक छोटी सी मैं मतलब एक तो बिल्कुल सवाल है जो जिस पे शायद अगर लोग रोशनी डाले तो बेहतर होगा कि जैसे ये सवाल मेरे मन में कई बार आया है कि क्यों हम बहुत समय तक, या क्यों हमें ऐसा होता था कि हम फातिमा शेख का नाम छूट जाता था, या शायद अभी भी मुझे लगता है कि फातिमा शेख के काम को उतना ज्यादा ये मतलब लोगों से जहां बातचीत में, चीजों में फातिमा शेख का नाम अगर थोड़ा कम आता है तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्यों कम आता है। फातिमा शेख को पहली मुसलमान शिक्षिका माना जाता है, तो क्यों उनका जिक्र कम आता है, उस चीज पर शायद हम सब थोड़ा सोच सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कि उनका जो वो साथ में थे, और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को मतलब सपोर्ट किया है, जिस तरीके से जिन चीजों को फेस करके उस वक्त, जिन चीजों का सामना करके, जैसे जिस ये बहुत ही प्रचलित कहानी है
अगर मैं ज्यादा समय ले रही हूँ तो मैं बस ये खत्म करूंगी, जिससे मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। और वो ये है कि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पर लोग गोबर पत्थर फेंकते थे, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी और वो फिर भी जाती थी, वो साड़ी बदल कर दोबारा पढ़ाती थी। एक और चीज जो मुझे बहुत छूती है कि उनकी मौत भी इस चीज से हुई थी कि वो लोगों की सेवा में थी, लोगों के साथ थी, लोगों की मदद कर रही थी, और लोगों के साथ ही उनकी जिंदगी का अंत हुआ। एक छोटा किस्सा जो मुझे मतलब मैंने कहीं सुना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि महाराष्ट्र में कहीं पे मराठी में ये स्लोगन कहीं पे था, तो मुझे मराठी तो नहीं पता, हिंदी में बताऊंगी। वो ये था कि हर घर में सावित्री है, लेकिन हम ज्योतिबा आज भी ढूंढ रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इतने के साथ ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे श्रोताओं के लिए और आगे की चर्चा बढ़ाने के लिए हम अमित को मैं पहले बुलाना चाहूंगी। अमित गौतम को, अमित गौतम का परिचय मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से अमित हमेशा से काफी समय से काम कर रहे हैं, काफी समय उन्होंने ग्रामीण विकास में किया है। वो खुद को एक अम्बेडकरवादी मानते हैं और उन्होंने लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं इस कॉज के साथ। वो अभी कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते हैं, वो भी एक शिक्षक हैं मैं मानती हूँ। और वो सावित्रीबाई फुले फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। और वो इंसानियत और समानता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया में प्रेम हो जहाँ हिंसा के लिए कोई जगह ना हो। और ये शायद ये शायद सबसे जरूरी काम है कि आप इंसानियत और समानता में विश्वास रखें। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी में मास्टर्स किया है। उन्होंने बाल विकास मंत्रालय के साथ शोध काम किया है, उन्होंने नीति आयोग में काम किया है और 2019 से अपने गांव के बच्चों के शिक्षा की बेहतरी को लेकर काम करते हैं। वो ग्रामीण पुस्तकालय एवं संसाधन केंद्र चलाते हैं, जिसका भी नाम सावित्री फुले ग्राम पुस्तकालय संसाधन केंद्र है। और कई मुद्दों पर लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो अब मैं अमित आपको, अब ये स्टेज, ये माइक, ये फ्लोर आपका है, आप बात रखें। धन्यवाद साथियों, जय भीम। और सबसे पहले तो हम सुनाई दे रहे हैं सबको। सबसे पहले नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट NAPM को धन्यवाद देंगे और संघमित्रा मैडम को धन्यवाद देंगे, जिनके माध्यम से मुझे आज ये अवसर मिला अपनी बात रखने के लिए। और ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। और तो आज और भी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, भाग्यश्री और शिवाजी, और भी जितने साथी हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और मैं अपनी आज जो मुझे मौका मिला है, मैंने क्या किया है उस विषय पे और जिस उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा गया उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षा की बात हर इंसान कर रहा है और ये हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा ही एक जो है बेहतर शिक्षा ही मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाता है, जब हमारे अंदर एक सोचने और समझने की शक्ति विकसित होती है और जिससे हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। और मेरा मानना है जिन्होंने संघर्ष किया है, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हो, चाहे फातिमा शेख हो, चाहे ज्योतिबा हो, और सारे लोग जो है शिक्षा के महत्व को अपनी प्राथमिकता रखते हैं। तो और क्यों रखते हैं? क्योंकि इसी से जो है हम लोग जो है हमारे जितने भी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, या चाहे हमारे जीवन की जीने की गुणवत्ता हो, इसी से निकल के आती है। तो सबसे पहले मैं अपने काम को मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस उद्देश्य से मैंने अपने गांव में जो है सावित्रीबाई फुले जो है पुस्तकालय की शुरुआत किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गांव में
अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में अभी आप जाते हैं तो अगर कहीं चौराहे पे खड़े होते हैं तो आपको चौराहे से ही पता चल जाता है कहाँ पे कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहाँ से पता चल जाता है कि वहाँ से लोगों की जीने की जो गुणवत्ता है वहाँ के लोगों की कैसी है, उन लोगों का रहन सहन कैसा है ना। तो जो हमारा समुदाय है, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, दलित कम्युनिटी से, वहाँ स्थिति ये है कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और उनके माता पिता भी इतने शिक्षित नहीं है कि वो अपने बच्चों को लेके उस चीज को जाने, उस शिक्षा के महत्व को समझे कि क्या शिक्षा हमारे लिए क्यों मायने रखता है। और गांव में जो प्राथमिक गवर्नमेंट जो विद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ की गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, बहुत ही खराब है। जो मैंने खुद स्वयं अनुभव किया है, जो आसपास के विद्यालयों में जाकर देखा है, वहाँ पे जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वही बच्चे सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं। वहाँ पे मैंने पता किया अपने आसपास के, अपने गांव में स्वयं और आसपास के भी जितने विद्यालय थे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ पे जो है 90% जो है एससी कम्युनिटी के और ओबीसी कम्युनिटी के बच्चे थे और कुछ गरीब समुदाय के बच्चे थे वहाँ पे पढ़ रहे थे, जिनके पास पैसा था और जो इस चीज को समझते थे कि शिक्षा बहुत मायने रखता है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में भेजते हैं। और मैंने ये चीज पाया, अपने गांव के बच्चों से जो है इंटरेक्ट किया और जो विद्यालयों में जाके मैंने विद्यालय में स्वयं जाके बच्चों से अनुभव सीखा और प्राथमिक स्तर पे मैंने पाया कि बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है, बच्चे 5वीं में है, 4थी में, उनको ABCD नहीं आ रहा है, ना तो उनको काखा घा लिखना, हिंदी वर्णमाला के अक्षर पहचानना नहीं आ रहा है। जो पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे पढ़ने वाले हैं 8वीं और 7वीं में, उनको हिंदी के शब्द नहीं पढ़ना आ रहा है, ना तो बेसिक गणित आ रहा है, ना तो अंग्रेजी के शब्द मिलाकर पढ़ पा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा दुख हुआ। और मैंने, जैसे कि मैंने पहले 2018 में जो है 2019 से मैंने अपने गांव में पढ़ाना बच्चों को शुरुआत किया, और उसके पहले मैंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पे इस विषय पे भी काम किया था, शिक्षा के ऊपर कई डाटा एनालिसिस के ऊपर काम किया। तो उसमें मैंने प्रथम की रिपोर्ट पढ़ी थी, जब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मैंने पाया, उनका रिपोर्ट था कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जो बिहार और जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था। तो उन्होंने उसमें भी यही था कि जो बच्चों की जो स्थिति ये है, जो सरकारी विद्यालय है जो गाँव में, वहाँ बच्चे, जो मैंने प्राथमिक स्तर पे डाटा पाया, वही सेम स्थिति जो उनके डाटा में था, वही सेम स्थिति जब मैंने अपनी प्राथमिक स्तर पे चीज देखा, तो वही अनुभव वहां भी मिला। तो मुझे कुछ लगा कि अगर हम उस समुदाय से आते हैं या जहाँ पे ये स्थिति है, तो हमको कुछ करना चाहिए। अदरवाइज उनके माँ बाप तो इतने ज्यादा इस चीज को लेके अवेयर नहीं है, वो उनका भी रोज का खाना कमाना है, खेत में काम करना है, जो उनकी माँ बाप हैं जाके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम है या एग्रीकल्चर में मजदूरी का काम है, तो ये काम करते हैं और 2 जून की रोटी के लिए वो अपनी व्यवस्था करते हैं। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं किस तरीके का है। और गांव में अगर मान लीजिए जो भी बच्चे या मान लीजिए कि माँ बाप जो है, अगर अपने बच्चों के लिए कुछ किसी तरीके से संघर्ष करके आप चाह भी रहे, उस तरीके के बच्चों के लिए संसाधन भी ला दे रहे हैं कि बच्चे इस चीज को पढ़े, किताबें इस तरीके का, तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो बच्चे पढ़ लें। बहुत उनके पास किताबें रखी हुई है, लेकिन उस चीज को पढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि इस तरीके का वातावरण ही नहीं है। क्योंकि बचपन से उनके जो सामाजिक चीजें होती है, जो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, चाहे वो कास्ट के लेके हो, चाहे जेंडर्स के लेके हो, चाहे जो भी बच्चियों के साथ जो भी भेदभाव है ना। क्योंकि गांव में भले ही कहने को खत्म हो गया है जो कि जातिवाद है, और जो भी जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बहुत ही अभी भी है, लोग थोड़ा सा तरीका बदला है, क्योंकि अब संविधान है ना। उस समय 19वीं सदी थी जब माता सावित्रीबाई फुले लड़ाई लड़ रही थी,
तब उस समय संविधान नहीं था। हालांकि अब संविधान है, लोग समझने लगे, इसलिए दूसरे तरीका अपना के इस तरीके के लोग अपना, लेकिन जारी आज भी है वही चीज। गांव में स्थिति सेम है, आज भी लोग आपके आप अपर कास्ट के हैं तो आपके यहाँ अपर कास्ट है तो आपके यहाँ पानी नहीं पिएगा। भले ही अगर वो शहर में आ जाता है तो आपके यहाँ आएगा, बैठेगा, बात करेगा, लेकिन गांव में रहेगा तो पानी आपके यहाँ नहीं पिएगा। और उस तरीके से जो आप या कोई शादी या कोई भी फंक्शन हो रहा है इस तरीके का इन्विटेशन, तो वो उसमें आपको आमंत्रित करेंगे, लेकिन उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी कि हाँ ये लोग यहाँ खाएंगे, इस कम्युनिटी के। ये सारी चीजें बच्चों को प्रभावित करती है। और जो मेरी शिक्षा है, ये प्राथमिक शिक्षा और मिडिल तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की है, और इस चीजों को मैंने खुद स्वयं सामना किया है, लेकिन इस चीज को मुझे आभास या एहसास नहीं था, क्योंकि बचपन में आप जब चीज को देखते हैं तो लगता है कि ये हमारे जीवन जीने का एक हिस्सा है। जब वो बात, तब जब बाहर निकले, चीजों को पढ़ा समझा, चाहे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या मास्टर कंप्लीट किया, तो उन चीजों के जाना कि हाँ ये चीजें हैं, ये एहसास हुआ कि वो हमारे जीने का एक हिस्सा नहीं था। ये सारी चीजें हम किसी चीज को झेल रहे थे, ये सारी चीजें थी। और तो यानी और ऐसा ही गांव में है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को झेल रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। उनके माँ बाप भी इस चीज को नहीं जानते हैं कि क्या उनके साथ, क्योंकि उनको तो कमाना खाना है। बच्चे उनके साथ चाहे वो जो है शारीरिक शोषण उनका हो रहा हो, या किसी जो भी गांव में जिस जाति आधारित जिस तरीके से विद्यालय में हो या इस तरीके के भेदभाव हो रहा, उस चीज को देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि हम नीची कास्ट के हैं और ऊंचे कास्ट के हैं, तो ऐसा होता है। ऊंची नीची इस तरीके की जो ऊंची नीची वाली सोच है, ये हमेशा बच्चे को भी पता रहेगा कि हाँ ऊंची नीच के, हम नीच कास्ट के हैं, ऊंच कास्ट के हैं, इस तरीके की जो भावना है। तो यानी बच्चों को ये सारी चीजें बहुत प्रभावित करती है वहां तक स्कूली शिक्षा में। तो आप समझ सकते हैं कि जब उसकी स्कूली शिक्षा में एक बेहतर शिक्षा न मिलने के बाद, मतलब बेहतर शिक्षा न मिलने के कारण ये सारी चीजों को भी सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे उसका बाहर निकलेगा। एक तो उसकी प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बेहतर ठीक नहीं है, और ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है, तो कैसे उसकी प्राथमिकता। तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि अगर हम थोड़ा इस चीज को लेके हैं, इस तरीके की स्थिति है, तो बच्चे निकलेंगे नहीं तो क्या होगा कि कोई ना कोई तो प्रयास करेगा। अगर हम नहीं प्रयास करेंगे ना, तो मैंने कुछ लोगों से बात किया जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे भी बात किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है गांव में। तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप शिकायत करके जो है जो शिक्षा अधिकारी है बड़े पढ़ाई होने लगेगी और सारी चीजें सब ठीक हो जाएगी। तो मैंने आकलन किया कि ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि गांव में जो है बहुत ज्यादा कुछ डोमिनेंट लोग हैं जो इस चीज को अपने आप को हावी रखते हैं। तो ये हमने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सारी चीजें करेंगे, क्यों ना हम खुद स्वयं शुरुआत करें, इस तरीके का हम जो है खुद बच्चों के बीच काम करें। तो हमने अपने गांव में जो है 2019 से जो है बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने जो गांव में पढ़े लिखे भाई बहन थे उनके साथ मिलकर बातचीत करके, और वहाँ के जो गांव के थे लोगों को भी इकट्ठा किया, उनसे बात करके कि हम लोग जो है आप लोग इस चीज को जानिए, जो हम लोग खा रहे हैं। उनको बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें उदाहरणों के माध्यम से बताया, बहुत सारी चीजें शहरों के विषय में बताया कि कैसे हमारे ही लोग संघर्ष करके इस मुकाम को पहुंचे, उनके पास पैसा है, अच्छा खाने के लिए है, सारी चीजें हैं। तो उनके माँ बाप के अंदर थोड़ा हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हैं तो पढ़ाना चाहिए, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2019 में जो है शुरू किया 4-5 बच्चों के साथ। और जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, जो ज्यादातर जो SC OBC कम्युनिटी के थे, और इसके अलावा जो अदर कास्ट के भी बच्चे आते थे, इसमें कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं था। हम लोग सबको एक्सेप्ट करते थे, अगर कोई खुशी से आ रहा था सबको पढ़ाते थे, इसमें कोई नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरीके का हम नहीं कर सकते और ना इस तरीके के होते हुए देख सकते हैं किसी के साथ। तो हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया 2019 में, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते थे। और 1 साल में लगभग बहुत ज्यादा हमारे गांव में परिवर्तन आया। हमारे गांव में ही नहीं, जो आसपास के गांव थे, 4-5 गांव जो सटे हुए थे, वहां से जो पड़ोसी गांव थे, वहां के भी बच्चे जो अदर सरकारी विद्यालय पढ़ते थे वो भी बच्चे आते थे। तो हम लोगों ने लगभग 1 साल में ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। जो बच्चे
5वीं में थे, ABCD नहीं पढ़ पा रहे थे, काका नहीं पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। और जो बच्चे 7वीं 8वीं में थे, गणित, बेसिक गणित करने लगे, इंग्लिश के अक्षरों को अच्छे से पढ़कर, मतलब शब्दों को अच्छे से पढ़ने लगे और अपनी बात कहने लगे स्वयं। और हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते थे या कुछ प्रोग्राम रखते थे तो बच्चे माइक लेके स्वयं बोलते हैं। आज भी जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं, हर बच्चा जो है, अगर आप उसको बोलेंगे तो माइक लेके, हिंदी में तो बहुत ज्यादा, अगर उसको बोलेंगे कि ये बोलना है तो माइक लेके बोलेगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा 2-3 मिनट वो इंग्लिश में भी अपनी बात रख सकता है। इस तरीके से हमने वहाँ पे काम किया और उनके इस चीज को देख के उनके माँ बाप के अंदर भी एक उत्साह पैदा हुई कि हाँ, हमारे बच्चे इस तरीके के बोल रहे हैं। उनके अंदर बहुत खुशी होती थी कि हमारा बच्चा, जहाँ पे अमित बोलते हैं या ये लोग बोलते हैं माइक पकड़ के, वहाँ हमारा बच्चा बोल रहा है ना। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य ही वही हो कि अगर जो है, क्योंकि अगर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो आप अगर उसमें लगे रहते हैं तो बेहतर है। तो मतलब कि अच्छा बदलाव होता है, चाहे आज नहीं तो अगर हम हैं तो अगर थोड़ा भी बदलाव हुआ, नहीं तो आने वाले समय में तो बदलाव होगा। कुछ तो हमसे लोग सीखेंगे, जैसे आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो मतलब कि गुमनाम है, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन उनका पता नहीं है। आप कहीं मतलब इस तरीके से नेटवर्क में, लेकिन अपनी एक गुमनाम जगह में अपनी समाज के लिए, अपने देश के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बदलाव आया और बहुत सारी चीजें आई। भेदभाव महिलाओं के प्रति जो गांव में एक जो सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो सभी लोग वाकिफ हैं कि बहुत ज्यादा आप कितना भी कर लेंगे वहाँ पे ये सारी चीजें अभी भी हैं। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी चीज जो है, अगर हम कह सकते हैं 100% नहीं, लेकिन बहुत जो है 40-50% तक तो हमने बहुत कम किया है वहाँ पे इस तरीके के भेदभाव जो बच्चियों को के प्रति था कि बच्चियां घर में ही इन्वॉल्व रहती है। अब बच्चियों को टाइम मिलता है तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आ जाती है, उनको पता है कि हमको घर पे काम करना पड़ेगा, इसलिए इससे बढ़िया है हमको पढ़ाई करना। और उनके अंदर एक इच्छा भी रहती है कि हम पढ़ें, क्योंकि काम करने से बढ़िया है अच्छे से पढ़ना, तो उसमें वो लोग अपना टाइम ज्यादा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और गांव में बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी, बच्चों के कारण विवाद हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाते थे, तो सारी चीजें खत्म हुई हैं। क्योंकि शिक्षा जब धीरे धीरे जो बच्चे प्राथमिक पिलर का काम करते हैं, इस उद्देश्य से मैंने शुरू किया था शिक्षा कि जो हमारी पिलर मजबूत रहेगी तो सब चीज आगे मजबूत होता जाएगा इस तरीके से। तो जो बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा की वजह से अगर माँ बाप भी अगर कुछ बिना तार्किक या इस तरीके के रूढ़िवादी चीजों को काम करते हैं तो उनके बच्चे स्वयं टोकते हैं कि माँ ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। तो इस चीजों में बदलाव आया है। गांव में जो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा होता था, हम कह सकते हैं कि हमारा गांव अभी विवाद मुक्त हुआ है। मतलब लोगों में इस तरीके का झगड़ा नहीं है। छोटी छोटी चीजों को लेकर बच्चे छोटे छोटे झगड़े कर लेते थे। बच्चे हमेशा पढ़ने ही नहीं आते थे कहीं विद्यालय, मतलब कि जो मतलब स्कूल में तो इस तरीके की पढ़ाई भी थोड़ा सा माहौल का वहाँ एटमॉस्फेयर का इस तरीके का था, लेकिन उनके माँ बाप इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे तो बच्चों को सही से स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। तो कहीं अपने साथ खेतों में लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई बच्चा मछली मार रहा है तालाब में, तो इसी तरीके का रहता था। लेकिन अभी उनके माँ बाप इस चीज को इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं टाइम से, लाइब्रेरी में भी पढ़ने आ रहे हैं। तो हमने जो 1-2 साल में इतना अच्छा परिवर्तन किया, हमें लगा कि इस तरीके का हमारे गांव में एक माहौल बन चुका है पढ़ने वाला, पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल है बन चुका है। अब हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक तो सीमित नहीं रह सकते और उनको और भी सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी जैसे उनसे आगे बढ़ सके, है ना। तो हमने अभी 3 जनवरी 2022 को माता सावित्रीबाई फुले विलेज लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के नाम से जो है उद्घाटन किया, जिसमें हम बच्चों के लिए बहुत सारे किताबें और संसाधन वहाँ पे उपलब्ध करा सके, जैसे उस चीज को पढ़ सके। और समस्याएं ये हमारे गांव की नहीं, यहाँ भी आज मौका मिला है तो मैं कहना चाहूंगा ये समस्याएं केवल मेरे गांव की नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आप जाएंगे। अब जब जाते हैं गांव की ओर तो आपको, जैसे मैंने शुरू में ही बात किया कि आपको चौराहे से ही पता चल जाता है कि कौन सी कम्युनिटी के कहाँ कौन से लोग रहते हैं, उनके जीवन जीने की गुणवत्ता क्या है आपको पता चल जाता है। और शिक्षा तो चल रहा है, एक जो जिस तरीके के बोलते हैं क्या शिक्षा, जैसे अभी शुरू में जो है पल्लवी जी थी शायद, उन्होंने इस बात को कहा कि शिक्षा कैसे हम दे रहे हैं।
किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। तो यानी स्कूली शिक्षा, हाँ स्कूल चल रहा है इस तरीके से, लेकिन उस तरीके का एटमॉस्फेयर ही नहीं, बच्चे उस चीज को, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, कैसे उनको रुचिपूर्ण बनाया जाए, कैसे उनको स्वयं को पढ़ने की इच्छा जागृत किया जाए। तो ये हमने काम किया है कि बच्चों के अंदर एक जागृति लाने का काम किया, उनके माँ बाप के अंदर एक जागृति लाने का काम किया, जो आज इस चीज को समझ रहे हैं। हमें लगता है आगे समय में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है हमारे गांव में। और इसके अलावा हमें नहीं लगता, बहुत सारे साथी लोग मेरे काम को देख के बहुत ज्यादा, वो लोग भी बोलते हैं बहुत अच्छा काम करते हो अमित, मुझे भी शुरुआत करना है इस तरीके का, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जब इस चीजें की शुरुआत होती है तो अभी तो ये शुरू है, हम इस चीज को भी जानते हैं कि हमारे गांव के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे बहुत अभी आगे, मतलब अभी बहुत ज्यादा आगे काम करना है। बहुत सारी चीजें, समस्याएं हैं। और माता सावित्रीबाई फुले और जितने भी जो व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व की बात करें तो जो माता सावित्रीबाई फुले जी के जो है, उस समय मैं जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मास्टर कर रहा था, उस समय इतना ज्यादा मेरा लगाव नहीं था इस सब चीजों से पढ़ने का। तो उस समय मैंने माता सावित्रीबाई के भी बारे में पढ़ा था, और तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। फातिमा शेख जी के बारे में पढ़ा था। और जैसे अभी शुरू में पल्लवी जी ने कहा था कि जब माता सावित्रीबाई फुले जी की बात होती है तो, लेकिन फातिमा शेख जी की बात वहां पे नहीं होती है। तो उन्होंने सही कहा। और इस चीज का बिल्कुल होना का मतलब ये है कि अगर उस समय फातिमा शेख और उनके भाई साहब उस्मान शेख, ये लोग नहीं होते तो शायद सावित्रीबाई फुले इस मुकाम तक, इस तरीके, जो उन्होंने 19 साल की उम्र में महिलाओं के लिए एक पहला विद्यालय खोला, पहला स्कूल खोला, वो बहुत ही कठिन होता शायद खोलना। इस तरीके के जो एक, मतलब जो एक सोलिडारिटी है, जो एक इकट्ठा, जो एक नेतृत्व के लिए काम करना, वो बिना सहयोग के संभव नहीं है। और ऐसे साथी आते हैं जो आप चीज को, आपके समर्पण को देखते हैं, आपसे जुड़ते हैं। तो इसी तरीके का उनका अगर सहयोग ना होता तो जो है इस तरीके के मुकाम पे ना पहुंच पाती माता सावित्रीबाई फुले। और उन्हीं के सहयोग से, ऐसे ही नहीं, उन्होंने 18 जो है विद्यालय खोले लड़कियों के लिए और दलित शोषितों के लिए, और उन्होंने शिक्षा को मुकाम जो है आगे ले गए, जहाँ पे आज हम लोग भी उनकी परिचर्चा कर रहे हैं। और बात करते हैं जो भेदभाव की बात होती है, हमेशा से माता सावित्रीबाई फुले या जो भी हम, जो स्पेशली जो बहुजन कम्युनिटी के जो नेतृत्व करता थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिबा फुले रही, उन्होंने ये नहीं कहा, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, ना कि बिना किसी के भेदभाव। अगर हमारे साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम बोलेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माता सावित्रीबाई फुले जी ने दिया कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, या चाहे हमारे शिक्षा के लिए हो रहा हो, या चाहे मेरे जाति आधारित या हमारे लिंग आधारित हमारे साथ हिंसा हो रही, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो लोग इस तरीके से थे, और एक भेदभाव जो समाज था उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया, जब उन्होंने एक महिला थी, विधवा ब्राह्मण थी कोई, उनके बच्चे यशवंत को गोद लेके उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने समाज के लिए, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई लड़ाई लड़ेगा, तो उसके लिए आवाज उठाती थी, और बिना भेदभाव के लिए हर समाज के लिए वो तत्पर रहती थी। तभी जाके उन्होंने एक हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके अंदर इस तरीके की भावना है। लेकिन समाज में कुछ लोगों के अंदर इस तरीके का होता है कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं जो पीछे हैं, तभी हम उनके लिए बात कर रहे हैं। मेरे अंदर ये नहीं है किसी के प्रति, किसी जात के प्रति, किसी समुदाय के प्रति या किसी लिंग के प्रति इस तरीके कोई भेदभाव नहीं। हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ में है। इस तरीके का उदाहरण उन्होंने देने का प्रयास किया। और बाबा साहब थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इस तरीके को, शिक्षा के महत्व को हमेशा, चाहे उन्होंने 3 चीजें बोली थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जिसमें उन्होंने शिक्षा को भी प्राथमिकता दिया। और हमें भी इस चीज को प्रेरणा लगती है कि अगर हमारी शिक्षा होगी, तो शिक्षा अगर बेहतर होगी तो बहुत सारी चीज को हम बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज को हमारे अंदर एक सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी।
चाहे भले ही लोगों को जब गांव में हम पढ़ाते हैं, इस तरीके के लोगों को प्रश्न होते हैं कि पढ़ा लिखा के कहाँ कर कोई कलेक्टर बनेगा, कहाँ आईएएस बनेगा, कहाँ पीसीएस बनेगा, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा को लोग केवल आईएएस पीसीएस या मास्टर या इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा सबसे पहला होता है, डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, इंजीनियर भी बन जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि आप एक बेहतर शिक्षा लेके एक बेहतर इंसान बनाएं। और एक जब बेहतर इंसान बनता है तो उसके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो विकसित होती है। अपने समाज, अपने देश के लोगों के लिए भले उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन ना हो, लेकिन वो अपने थोड़े से संसाधन में बहुत ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है। और इस तरीके का जो और बहुत सारी चीजें हैं। और तो हाँ, हम दोबारा वापस आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद हम दोबारा इन मुद्दों पर लौट कर आ सकते हैं। पल्लवी, आप हैं तो हम भाग्या की तरफ चल सकते हैं। हाँ, पर सॉरी, माफी चाहूंगी, ये अचानक से इधर शोर आ रहा है। शिवा, आप भाग्या को इंट्रोड्यूस कर देना। अच्छा, ठीक। मतलब शोर आ रहा है जिसको आई कांट कंट्रोल। हाँ, तो आप भाग्या को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, तो नहीं, साथ ही बहुत अच्छी बातें आपने हमारे सामने रखी, और आपका काम जो है उसके लिए सबसे पहले आपको जिंदाबाद, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये कुछ लोगों को जोड़ने से किस तरह से और लोग आगे आगे जुड़ते जाते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो नींव थी इस चीज़ की नींव सावित्री माई ने रखी थी, और उसी आइडियल पे हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे रिसेंटली मैं भाग्या की तरफ आती हूँ, उससे पहले बस छोटी सी एक बात मुझे याद आ रही थी कि सावित्री माई की मैं कुछ कविताएं पढ़ रही थी, क्योंकि वो लिखती भी थी। तो काव्य फूले करके उनका एक संग्रह है, जिसमें उनकी एक कविता का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वेलीवाड़ा पर उपलब्ध है। तो छोटी सी बिल्कुल कविता है, मैं अगर उसकी 2-3 लाइन आपको सुनाऊं। वो कहती हैं, जो बहुत ही उनकी फेमस कह सकते हैं एक वाक्य है कि गो गेट एजुकेशन। वो कहती हैं कि बी सेल्फ रिलायंट, बी इंडस्ट्रियस, वर्क, गैदर विजडम एंड रिचेस, all gets lost without knowledge. We become animal without wisdom. Sit idle no more, go get education. End misery of the oppressed and forsaken. You've got a golden chance to learn, so learn and break the chains of caste. Throw away the Brahmin scriptures fast. तो ये लेगेसी है सावित्री माई की, और इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अमित जैसे साथी उस लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अब भाग्यश्री की तरफ मुड़ती हूँ। भाग्यश्री टिस हैदराबाद से उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की है। वो टिस हैदराबाद की पहली दलित चेयरपर्सन रही, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था टिस की हिस्ट्री में। और इसी के साथ वो कई सारे बहुजन संगठनों से जुड़ी भी रही हैं, अम्बेडकरवादी संगठनों से, नारीवादी संगठनों से उनका जुड़ाव रहा है। और अब हम भाग्यश्री की तरफ चलते हैं और उनसे पल्लवी, मैं देख रही हूँ कि आपकी आवाज़ भी वापस आ गई है। पल्लवी, आप कुछ कहना चाहें तो आप आ सकती हैं अभी, और उसके बाद हम भाग्यश्री की तरफ चल सकते हैं। मैं मतलब हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब जब मेरी भाग्यश्री से ऐसे मुलाकात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम मिलते ही रहे। मतलब, और भाग्या, आप शुरू कर सकती हैं, और उसके बाद हम कुछ सवालों, कुछ बातों पर चर्चा करेंगे आपके और अमित के साथ। ओके, हाँ, मुझे भी लगता है पल्लवी, सबसे मैं मिलते रहूं हाँ, पर ऐसे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, या आपको थोड़ा टाइम ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसे ऐसी चीजें होती रहती है। सो मैं नेशनल पीपल्स मैं NAPM की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट करने के लिए। और अमित को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका काम बहुत ही सराहनीय है, और मिलेंगे हम कभी आएंगे आपके स्टडी सर्कल में भेंट देने, और जरूर मुझे पर्सनली सुनना पसंद होगा आपके बच्चों को, जैसे वो माइक लेके डेयरिंग से बात करते हैं। तो और वही वो शुरुआत होती है इस उम्र में कि
कैसे हम सीखे अपने स्पेसेस असर्ट करना। जैसे कभी कभी हमें लेट पता चलता है कि ये मेरा स्पेस है और मुझे यहाँ पे बात करना है, पर जैसे आप अमित, आपका स्टडी सर्कल और काफी सारे अम्बेडकर स्टडी सर्कल है और आदिवासी स्टडी सर्कल से जो आजकल हमारे बच्चों में प्रेरणा और जागृति का काम कर रहे हैं, वो उनका काम निश्चित तौर से काफी काफी अच्छा है। मुझे जो NAPM का आइडिया है युवा संवाद का बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मतलब मैं ऐसे देखते रहती हूँ सोशल मीडिया पे जब जब आता है, और स्पेशली अभी जो ये मंथ होगा, इस मंथ की शुरुआत में ही रिमेम्बरिंग सावित्रीबाई, रिमेम्बरिंग सोशल जस्टिस आइकन्स एंड मैटर सावित्रीबाई फुले एंड महात्मा फुले एंड फातिमा शेख के शेख को डेडिकेट करके जो टॉक रखा है वो निश्चित अच्छा है। और जो टाइटल लाइन भी है, दैट इज रियली नाइस, स्ट्रेंथनिंग कंटेम्पररी स्ट्रगल्स ऑफ यूथ, which is very important to talk about it. We rarely talk about it. We talk about movement, we talk about women's emancipation and feminism and lot of things where, and in between we should also talk about our struggle, our spaces, talk about our mental health and what kind of problems we are going on। और हम पढ़ रहे तो पढ़ाई में कैसे हम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अगर हम काम भी करते हैं तो कितना मुश्किल है, और अगर हम बिटवीन पढ़ाई और काम भी नहीं करते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हाँ, तो या मैं सबसे पहले टॉक की शुरुआत में बात करना चाहूंगी सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, उनके कार्य के बारे में। और मैं शुरुआती दौर से शुरू करना चाहूंगी, जैसे उनकी शादी हुई, काफी कम उम्र में उनकी शादी हुई जब बाल विवाह प्रथा चालू होती थी, और बाल विवाह करके जैसे सावित्री माई आ गई थी ज्योतिबा फुले के घर पर। जो ज्योतिबा फुले का जो काम था और उनका जो निश्चय था कि हाँ समाज के प्रति कुछ करना है, और मुझे काफी सारी जो दृढ़ प्रथाएं थी एकदम विकृत स्वरूप की, जहाँ पे महिलाओं को कोई स्थान नहीं था, शूद्र अतिशूद्र का कोई मोल नहीं था, जानवरों से बदतर भी उनको ट्रीट किया जाता था, तो वहां पे जो शुरू किया तो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और ना पढ़ाया बल्कि उन्होंने हमेशा ओवरऑल उनके मैरिज लाइफ में, उनके जो लाइफ में है, सावित्री माई की आवाज को हमेशा महत्व दिया। वो हमेशा उनके सहचारिणी बन के सदा उनके साथ रही, या मैं तो कहती हूँ कि उनसे आगे बढ़ के भी सावित्रीबाई ने काम किया है। जैसे काफी बार आज ही मैं जब ये टॉक की बात हुई तो मैं मराठी बुक पढ़ रही थी कि उसका नाम है कि सावित्रीबाई फुले काल आणि कर्तृत्व। तो उसमें लिखा था किसी ने कि सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, और वो किस तरह महत्वपूर्ण रहा है। और जब भी हम ब्राह्मणिकल अग्रहाराज में बात करते हैं, जैसे मैंने स्कूल से देखा है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने काफी क्लोजली देखा है, सबने भी देखा होगा, पर सबके ऑब्वियसली सबके जो अनुभव है वो अलग अलग रहे होंगे। तो हमारे स्कूल्स में से होता था कि सावित्रीबाई फुले की जयंती हो रही है और एक बस उनकी प्रतिमा रखी है, और प्रतिमा रख के दिया वो दीप प्रज्वलन, ब्राह्मणाइजेशन हो जाता है उस जयंती का। पर कभी किसी स्कूल ने इनिशिएट नहीं किया, या सावित्रीबाई फुले वीक नहीं मनाया, ना मंथ मनाया, ना एंटी कास्ट मूवमेंट, उनकी जो लीगेसी है ना उसको कभी पढ़ाया नहीं जाता है। कि बस एक आधा स्पीच, वो भी बच्चों को प्रिपेयर कर क्या हो, और बच्चों भी विकिपीडिया यहाँ वहां से चलते रहता है, 3 घंटे तक बच्चे सेम बात कर रहे हैं। पर ऐसे कभी नहीं हुआ कि मूवमेंट में से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाए, बच्चों को क्या होता है ये चीजें बताई जाए, क्या क्या दौर से वो गुजर के आए हैं, और ये अभी जो उनको ये जो फ्रीडम है मिला है, उनको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबरेशन जो हो रहा है, इमांसिपेशन की तौर कैसे हो रहा है, इस बारे में कभी बात नहीं की जाती है। तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कभी आइकन्स को और उनके रिमेम्बरिंग डेज को भी बहुत ब्राह्मणिकल बना के रखा है, ब्राह्मणिकल अग्रहाराज में। हाँ, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो तो उसमें भी नहीं होता है, जैसे टीच JNU, ऐसे काफी यूनिवर्सिटी जहाँ पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, या थोड़े बहुत प्रोफेसर है जो खुल के अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं और समर्थन देते हैं, वहां पे ऐसे हो जाता है। वहां पे भी फिर वो अलग बात है कि डिबेट कैसे चलता है। तो पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्कूल लेवल से लेकर जो जयंतीज है, अंबेडकर जयंती हो, महात्मा फुले जयंती हो, पेरियार के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद
फातिमा शेख के बारे में बताना चाहिए। और जैसे स्पीकर्स मॉडरेटर्स ने भी कहा कि कहीं ना कहीं फातिमा शेख जी का नाम जो है लिया नहीं जाता है या लोगों को पता नहीं होता है, उसके बारे में इनिशिएट्स लेने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसे कुछ माइनॉरिटी ग्रुप से भी स्पीकर्स बुलाने चाहिए जो बात रख सके वहां पे, कि एज अ माइनॉरिटी पर्सन वो उनको कितना पता है, कम्युनिटी को कितना पता है। और उसके बाद दूसरी एक बात होती है कि जब भी हम अभी स्कूल लेवल से ब्राह्मणिकल अग्रहाराज में भी जब बात होती है, तो मैंने काफी बार काफी स्पीकर से सुना है कि सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ स्कूल मतलब मोस्टली उनका हाईलाइटेड वर्क इज कि उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब भारत में सबसे पहला स्कूल खोला पुणे में। और उन्होंने उनका जो स्ट्रगल था कि उनको ऐसे लोग गोबर फेंक के मारते थे, पत्थर फेंक के मारते थे, जो होता था वो बात करना जरूरी भी है। पर उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले के काफी अंग काम भी है जो हमें देखने की जरूरत है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक स्कूल टीचर ही नहीं थी, सावित्रीबाई फुले एक अच्छी वक्ता थी, सावित्रीबाई फुले एक अच्छी लेखक कवि थी। वो हमेशा लिखती थी, वो हमेशा लोगों को एजुकेट करती थी अपनी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम पे लोगों से जुड़ने का बहुत सरल माध्यम था कि आप बात करिए, आप लिखिए काव्य। और वो भी ऐसा एकदम ब्राह्मणिकल लैंग्वेज नहीं था, बहुत सिंपल मराठी एकदम अहिरानी भाषा में उनका था कि वो ऐसे बहुत सिंपल वे में लिखती थी। उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले दोनों ने मिलकर केशवपन को भी बहुत बड़ा विरोध दर्शाया था। और आज जो बुक मैंने पढ़ा उसी में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने देखा कि महिलाओं की जो अवस्था है पति मरने के बाद कितनी बुरी हो जाती है। कम उम्र में वो विधवा होती है, 10-11 साल में उनको पता भी नहीं होता है कि विधवा क्या होता है या सांसारिक सुख क्या होता है या श्राद्ध श्रृंगार का कितना महत्व है उनके जीवन में। उसके पहले ही वो 40-45 साल के पुरुष से शादी करती है, फिर विधवा भी हो जाती है। और जो केशवपन होने जब किया जाता है तो कौन करता था, या तो उसका भाई या तो उसका बड़ा मतलब पति का बड़ा भाई या उसका ससुर, ऐसे कोई लोग करते थे। और उसको एक रूम में ऐसे कोठड़ी में बंद किया जाता था और उसका केशवपन किया जाता था। और उस केशवपन में पूरा अग्रेशन उसके ऊपर निकाला जाता था कि तुम तो कलमुई हो, तुम तो मतलब क्या कहा जाता है अपशकुनी हो, जब शादी करके आ गई खा लिया, तो ऐसे कर जाता था। तो महिलाओं के केशवपन के बाद में ऐसे मतलब मार्क्स आ जाते थे जो उनको लगता था वस्तारा, तो उसकी वजह से। तो इस प्रकार को देख के ये दाम्पत्य काफी दुखी हुए और ये चाहते थे कि ऐसी प्रथाएं बंद ही हो जाए। तो इन्होंने आह्वान किया केशवपन करने वाले जो कारागिर थे, तो इन्होंने उनको आह्वान किया, नाइस को आह्वान किया कि ऐसे ऐसे समाज में हो रहा है और लोगों का किस प्रति व्यवहार है अपनी महिलाओं के प्रति, अपने घर की बहुओं के प्रति, बेटियों के प्रति, जो उनका ही खून है और उनको भी एक इंसान की तरह पे ट्रीट किया जाए। तो वो जो वो सुनने के बाद और वो लोगों में जा जाके बात करने के बाद नाई समुदाय के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो केशवपन नहीं करेंगे महिलाओं का। और वो सबसे पहला केशवपन के लिए उनका स्टेप था और उनको काफी हद तक मतलब सफलता भी मिली। और नाई ने भी सोचा नहीं कि ये तो मेरा मंथली एक कस्टमर है और मेरे पैसों पे इफेक्ट करेगा। उन्होंने इस वजह से सोचा कि ये महिला है और ऐसे इनके साथ हो रहा है तो हमें कुछ आगे बात बढ़ानी चाहिए। तो ये करके इन्होंने ये प्रथा को ये किया। उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह के लिए भी काफी उन्होंने काम किया है कि महिलाओं का सिर्फ पति मरने के बाद भी उनको जीने का अधिकार है और उनको भी पूरा सांसारिक सुख श्राद्ध श्रृंगार उसके साथ साथ मतलब जो भी छोटी बड़ी खुशियां हैं मिलनी चाहिए उसका उनको अधिकार है बोल के उन्होंने उसके लिए काम किया। उन्होंने मुफ्त एजुकेशन के लिए काम किया, महिला एजुकेशन के लिए तो किया ही, पर सबके लिए भी एक होना चाहिए, शूद्र अतिशूद्र दलित बहुजन आदिवासी सबके लिए। उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे काफी सारे सूखे पड़ जाते थे और लोगों को काफी समस्याएं आती थी। तो जो अपर कास्ट लोग थे, डोमिनेंट कास्ट थे, उनको तो ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं होगा, काफी खेती बाड़ी है, घर में कभी भी अनाज होगा तो पका के खाएंगे। तो उन्होंने अन्न छात्रालय भी शुरू किए थे सावित्रीबाई फुले ने। जब महात्मा फुले जिंदा थे तब वो दोनों मिलकर करते थे और महात्मा फुले की मृत्यु पश्चात भी सावित्रीबाई फुले ने जो काल पड़ा था उसमें खुद इनिशिएट करके अन्न छात्रालय शुरू किए थे।
और भी मतलब सावित्रीबाई फुले के जो लेखन थे वो काफी ऐसे ब्राह्मणिकल सवर्ण लोगों को क्रिटिसाइज करने वाले थे, जिससे पता चले कि तुम्हारा शोषण किस प्रकार से हो रहा है। और महात्मा फुले का भी था कि महिलाओं के लिए शूद्राति शूद्र, उन्होंने किसानों के लिए भी काफी काम किया है। जैसे उनका स्लेवरी बुक है, उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और कैसे हम इनको क्यों टैक्स पे करें, या फिर लैंडलेस लेबर्स के बारे में भी बात की है ज्योतिबा फुले ने। सावित्रीबाई फुले का जो शिवा ने एक पोएम बताई थी, एक मैंने भी लिखी है एक बुक से, और वो मैं बताना चाहूंगी। वो कविता तो वैसे मराठी में है, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थिंक मैं वो जस्टिस नहीं दे पाऊंगी, तो मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगी। तो शुरू बताऊं? हाँ, मराठी में पढ़ के भी हिंदी का में भावानुवाद कर सकते हैं ना? हाँ, मराठी का मैं हिंदी में कर दूंगी। हाँ, तो सावित्रीबाई फुले आपल्या एका कवितेत म्हणतात, शूद्रांना सांगण्याजोगा आहे शिक्षण मार्ग हा, शूद्रांना सांगण्याजोगा आहे शिक्षण मार्ग हा, शिक्षणाने मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा, शिक्षणाने मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा, इंग्रजी शिकुनी जातिभेद मोडा, भटजी भारुडा फेकुनिया। तो मैं इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। जो पहला वाक्य जो है, शूद्रांना सांगण्याजोगा आहे शिक्षण मार्ग, तो बोलती है कि शूद्राओं को बताने के लिए एक ही मार्ग है कि जाओ और पढ़ो लिखो, मतलब एजुकेशन ही तुम्हारे लिए वे है इमांसिपेशन का, पढ़ लिख के तुम कुछ बन पाओगे और समझ पाओगे। और शिक्षणाने मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा, वो बोलती है एजुकेशन से तुम्हें इंसानियत पता होगी, तुम्हें वैल्यूज पता होंगे, मॉरल्स पता होंगे, एक इंसान को कैसे ट्रीट किया जाता है वो पता होगा, और जो तुम्हारे अंदर की हैवानियत है या पशुत्व जो है वो निकल जाएगा, और तुम अपने आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में रहोगे। और फिर वो थर्ड लाइन में इंग्रजी शिक्षणी जाति भेद मोड़ा, थर्ड लाइन में वो इम्पोर्टेंस देती है इंग्लिश एजुकेशन को, कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मराठी या संस्कृत पे पूरा डोमिनेंस था जो सवर्णाओं का था, और वो सीखना इतना इजी नहीं था शूद्र आदि शूद्र के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए। तो बोलती है ऐसी एजुकेशन से अच्छा कि तुम इंग्लिश एजुकेशन जो यूनिवर्सल है, और तुम्हें ना कि अपने गांव लेवल पे, जिला लेवल पे या स्टेट पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाओगे आप। तो मतलब ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है कि आज हम बात करते हैं, जैसे मेरे फैमिली में होगा किसी ने इंग्लिश एजुकेशन नहीं लिया, तो हम बोलते हैं कि काश हमें इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता या आता या इम्पोर्टेंस पता चलता। तो मतलब 150-200 साल पहले उनका जो वे था, इतनी दूरदृष्टि थी कि इंग्लिश एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उन्होंने तब बताया था। फिर लास्ट लाइन में वो क्रिटिसाइज करती है कि भट्टजी भारुडा फेकुनिया, वो वही कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन को ये करो, जो भट्ट बामन से उन पे मत रहो, उनको ही फेंक दो, अपने सिस्टम से उन्हें ही फेंक दो, आप फिट होने की कोशिश मत करो, आप अपने पंख जो है बहुत ज्यादा फैलाओ। तो ऐसी आइकॉन्स थी हमारी सावित्रीबाई फुले और निश्चित महात्मा फुले, जिन्होंने काफी सारा काम किया इमांसिपेशन के लिए हमारे। जब हम आज फेमिनिज्म की बात करते हैं, ये बात करते हैं, जैसे मैंने खुद अपना मास्टर्स विमेन स्टडीज में किया है, तो काफी कम पेपर्स हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़े, उनका फेमिनिस्ट व्यू क्या होगा उस टाइम पे, ये उन्होंने क्या सोचा होगा, उनका काम कितना सराहनीय था, और रिप्लेस भी नहीं कर सकते, ये इतना काम उन्होंने किया, तो ये हार्डली बातें हुआ करती थी। सावित्रीबाई जब ये काम कर रही थी, तो 19वें शतक में पूर्वार्धार्ध काफी महिलाएं भी काम कर रही थी, जैसे थी ताराबाई शिंदे, बाया कर्वे, रमाबाई रांडे, पंडिता रमाबाई थी, काशीबाई कानेटकर, और भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, इनका भी हो रहा था काम। पर सावित्रीबाई फुले पूरे दुनिया की पहली ब्राह्मणोत्तर स्त्री है, जो एकदम से शूद्र परिवार से पैदा हुई, शूद्र परिवार में पली बड़ी, पर उनका जो काम था वो सबके अपलिफ्टमेंट के लिए, सबके उद्धार के लिए था। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे छूट जाता है लोगों का जब उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, कि लोग और भी थे, और भी था, जैसे प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, पर उनका काम एकदम लिमिटेड सा था, ब्राह्मण महिलाओं का लिबरलाइजेशन या उनका अपलिफ्टमेंट, या वो टाइम पे कुछ ब्राह्मण महिलाओं ने मिलके ब्राह्मण महिला क्लब भी बनाया था, जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी। उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने ब्राह्मण, दलित, शूद्र, अतिशूद्र
ये बाइनरी ना रखते हुए सब शोषित लोगों के लिए काम किया। उनका जो था मुफ्त जननी सुविधा केंद्र, जहाँ पे वो मुफ्त डिलीवरीज करती थी और एकदम प्यार से ख्याल रखा करती थी। जो एकदम महिलाएं मलनितुष होती थी या वो उनका पोषण नहीं हो पाता था या घर पे उनको काफी ज्यादा टॉर्चर होता था, मानसिक उनको सुख नहीं है, या कहीं कहीं ऐसा होता था कि कुंवारी माताएं हैं और हो गई और उनके पास मरने के बजाय कोई रास्ता नहीं रहता था, वैसी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले अपने घर लाती थी और वहां पे उनका पूरा ख्याल रखती थी, मेडिकल से लेके खाने से लेके उनके रेस्ट तक का। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम उनको जान ले। और महात्मा फुले ने तो मतलब वो तो काफी महात्मा फुले की पॉपुलर लाइन से कि कैसे उन्होंने कहा था अपने बुक में कि विजडम विदाउट एजुकेशन विजडम वाज लॉस्ट एंड विदाउट विजडम मॉरल्स वर लॉस्ट, विदाउट मॉरल्स डेवलपमेंट वाज लॉस्ट एंड विदाउट डेवलपमेंट वेल्थ वाज लॉस्ट, विदाउट वेल्थ द शूद्रास वर रून्ड, सो मच हैज हैपेंड थ्रू द लैक ऑफ एजुकेशन। तो इसका मराठी में भी अनुवाद है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेली आणि वित्ता विना शूद्र खसले, एवढे अनर्थ का अविद्येने केली। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो हमेशा एजुकेट इमांसिपेशन था दलित बहुजन वर्ग का, और हमेशा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। और कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स में हम अगर मैं दूसरे वे से बात करना चाहूंगी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे अपने आइडेंटिटी को लेते हैं, अपने आइडेंटिटी को लेके प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या अपनी आइडियोलॉजी को लेके कैसे टारगेट किए जाते हैं, वो जानना भी जरूरी है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मेरे जय भीम बोलने पे या मेरे हमेशा असर्शन पे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और हमेशा बोल दिया जाता है कि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आइडोपॉल और समथिंग समथिंग। तो व्हाट इज आइडेंटिकल पॉलिटिक्स? अगर हम अपने स्पेसेस असर्ट करते हैं और हमारे आइकन्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और अगर हम नहीं तो वहां पे कोई जय भीम नहीं बोलेगा और कभी हमारे आइकन्स का वहां पे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, ये जब हम पता होता है और हम संगठित होकर हम आने वाली पीढ़ियों को जब एजुकेट करते हैं तो काफी सारा बैकलैश भी हो जाता है, तो वो इंसान को काफी इफेक्ट भी करता है। और इसके साथ ही मतलब मैं चाहूंगी कि जो भी अगला हमारा सेशन या पार्ट है वो हम शुरू करें, इतना ही बोलना चाहूंगी। और मेरी पर्सनालिटी भी काफी अगर देखा जाए तो मैं समझू क्योंकि छोटी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले और फातिमा शेख की, जिनके बारे में जितना बात करें उतनी कम ही है। शुक्रिया, शुक्रिया भाग्यश्री और अमित, बहुत ही बेहतरीन बातें आपके समक्ष रखा। और मतलब उस वक्त मेरा मतलब पीछे से कुछ काम शायद चल रहा था, तो आवाज का दिक्कत था, तो मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि अमित जी का जो काम है वो बहुत बहुत सराहनीय है, और कहीं ना कहीं एक सेकेंड, हाँ जरूर, कि उनका बहुत सराहनीय, बिल्कुल आकर चाहेंगे जब मिलेगा, मेरे ध्यान में उधर एक बार जाना है। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, कुछ बातें और करेंगे। तो एक चीज जो मेरे ध्यान में आ रहा था, भाग्यश्री ने बहुत सारी बातें बताई जो मेन स्ट्रीम, एक जो मतलब मुझे लगता है एक तरीके से कि सावित्री बाई का नाम या उनका जिक्र, और बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा है कि बिल्कुल अम्बेडकराइट संगठनों, छात्रों के संघर्ष का रिजल्ट है कि आज हर व्यक्ति जो शिक्षा में, डेवलपमेंट में, विकास में काम करना चाहते हैं, देर ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स्ड टू टॉक अबाउट अम्बेडकर, फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में, और उसी मतलब एक तो बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि क्यों फातिमा शेख के बारे में जानकारी कम है, ये जानकारी नहीं है, मैं कहूंगी कि नहीं है। अब कुछ सवाल होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि कई लोग होते हैं जैसे अब वो ये मेन मतलब मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो 3 जनवरी को जब सावित्रीबाई की फोटो हट जाती है, तो 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्मदिन है। लेकिन मैं ये चीज देखती हूँ कि सोशल मीडिया भी जो कॉलेज के थोड़े एक्टिव लोग हैं, तो
उनका भी ऐसे है कि सिर्फ मैं देखती हूँ कि आदिवासी बच्चे या आदिवासी संगठन ही जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन सावित्रीबाई फूले उनके काम के साथ साथ अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो मीडिया की भी भूमिका रहती है कि जिस तरीके से, और जैसे कई सवर्ण महिलाएं भी सावित्रीबाई फूले को के बारे में बात करती हैं, उनके बारे में चीजें डालती हैं। और भाग्यश्री ने आज कई ऐसी बातें बताई जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, जो उन्होंने सावित्रीबाई फुले के काम के बारे में बताया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें वो मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मीडिया एक्शन ऑफ अ सर्टेन इमेज के बियॉन्ड जाके देखना है। और शायद संभवतः ये भी होगा कि कुछ समय बाद फातिमा शेख का भी एक मीडिया ट्रेल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मीडिया इमेज क्रिएशन के बियॉन्ड भी एक व्यक्तित्व होता है जिसको ब्राह्मणिकल तरीकों से छुपाने की कोशिश होती है, और वो होता है कि ना पता चले, नहीं बात हो, पिक्चरों को, तस्वीरों को बदला जाता है, तस्वीरों से हम क्या देखते हैं उसे बदला जाता है। तो अगर मैं थोड़ा कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आ रही थी उन्हें रेज करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी कि अमित जी या भाग्यश्री कोई भी आकर अपनी बातें कह सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर एक तो ये चीज है कि अभी मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, एक दिन हुआ है, एक ही दिन विद्यालय में गई हूँ, और मुझे ये मतलब बच्चों का जैसे मैंने पहले दिन लोगों से बस यही पूछा कि उनका लॉकडाउन का अनुभव कैसा था। तो उस लॉकडाउन के अनुभव में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी छोटे, मतलब 6ठी 8वीं के बच्चे हैं, लेकिन एक तो जो मेरा अनुभव था उससे बहुत अलग अनुभव था उनका, मतलब अभी भी विद्यालयों का। और मेरे दिमाग में सीधा आ रहा था कि जब अभी लॉकडाउन में आपने एक तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में, और अभी लॉकडाउन में जब जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका पहली में तो आज चौथी में पहुंच गए, और उन्हें अक्षर नहीं पढ़ने आता, उन्हें संख्या नहीं लिखने आता, स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, एजुकेशन चल रहा है, हो रहा है। लेकिन और तो हम कुछ लोगों से मिले थे, तो फिर हमको एक अमरदयाल जी थे मनिका लातेहार झारखंड में, उनकी एक बात बार बार याद आती है, और उनका यही कहना था कि हमारे पूर्वजों को तो पढ़ने लिखने नहीं दिया, हम मुश्किल से अक्षर सीख पाए, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक कि ऐसे प्रैक्टिकल कंसर्न्स होना कि इसको तो बोर्ड भी पढ़ने नहीं आएगा, ये मजदूरी भी कैसे करेगा। और मतलब वो काफी सोचने पे मुझे लगा था कि शिक्षा, और एक इसी हिंदी का बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे लगा था जिसमें उन्होंने 3 विद्यार्थियों को लिया है, तीनों ही 11 वर्ष लोग हैं, एक मनिका लातेहार की बच्ची है, एक यूपी के कहीं की बच्ची है, और एक दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। और वो जो दिल्ली वाली बच्ची है उसकी माँ एजुकेटेड है, उसे टाइम देती है, कंप्यूटर चलाना उसे आता है, इंग्लिश में बात करती है, छुट्टियों में वो नए नए इंस्ट्रूमेंट सीख रही है, अलग अलग गाना सीख रही है, अलग अलग भाषाएं सीख रही है। यूपी वाली बच्ची जो है वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर रही है, कह रही कि एक कमरे का मेरा घर था जिसमें हम रहते थे, सब सामान बहुत बढ़ गया था, तो पापा ने मेरी किताबें फेंक दी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था लेकिन किताबों को रखने की जगह नहीं थी। और हम मनिका लातेहार की बच्ची को देखते हैं जो बोलने में भी बहुत सख्त जा रही है, जो नहीं बोल रही है। और वहीं आप जब दिल्ली वाली बच्ची को देखते हैं तो वो दिल्ली वाली बच्ची प्रॉपर शी टॉक्स लाइक एन अडल्ट, मतलब उसका जेस्चर, उसकी बातचीत, उसके कपड़े, उसके बाल, और ये तीनों एक उम्र के बच्चे हैं। तो उस वीडियो में जितने सामने से ये चीज दिखा था, और जो अभी हम भी अनुभव कर रहे हैं इस विद्यालय में जहां पर हम हैं अभी, तो हम ये थोड़ा सोचना चाह रहे थे कि शिक्षा का जो है, और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा था कि शिक्षा में हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार का शिक्षा, जैसे हम ये जैसे सीधी सी बात कि पूरा पढ़ाई कर स्कूल खत्म करके हमें अगर एक पैराग्राफ बी आर अम्बेडकर पर पढ़ने मिलता है, या हमने अगर कभी पेरियार, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, अन्य कई लोगों के नाम नहीं सुने पढ़ाई के वक्त कक्षाओं में, या जिन कक्षाओं में स्पष्ट तौर पर क्लासिस्ट कास्टिस्ट कंटेंट होता है, जहां कविताओं में आपको सिखाया जाता है कि आपको गरीब काले लोगों से डरना चाहिए, या
मतलब वो बुरे होते हैं उनसे, या ये जो बहुत ही बड़ी कहानी है जो हर जगह है कि एक औरत आती है बोड़ी में बच्चों को लेकर जाती है, ये जो पूरा है, और ये तो बिल्कुल प्राथमिक बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़कर, जैसे मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बहन जो है वो बीपीएल से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, और वो आरटीई के तहत एक प्राइवेट स्कूल में उसकी पढ़ाई हो रही है दिल्ली में। उसके वैसे नहीं है कि मतलब उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके, मेरी कजन है वो, तो वो उसके स्कूल में उसे बोला गया था एक बार कि आपको स्पीच देना है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और उसके क्लास में बार बार ये बात बोला गया था कि आरक्षण से गैर बराबरी होता है। एक बराबर समाज में अगर हम सब बराबर हैं तो आरक्षण के चलते गैर बराबर है। पल्लवी, क्या आवाज बाकी लोगों के लिए भी रुक गई है क्या? हाँ, सबके लिए आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मैं बात कर लेती हूँ पल्लवी से। यदि किसी भी साथी के कुछ सवाल हो या वे कुछ कहना चाहें तो आप खुद को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पल्लवी वापस पल्लवी। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस हाँ, यस हाँ, तो मतलब मेरा नेट खत्म हो गया, तो फिर लेकिन बस इतना करते हैं कि मैं बस थोड़ा सा, ये था भाग्यश्री से पिछली बार बात हुई थी कि मैं ये सोच रही थी कि शिक्षा, ऐसे ही छोटा सा एक उदाहरण कि अगर किसी ने दिल्ली में जाकर किसी विश्वविद्यालय में मास्टर्स किया है और वहीं एक जमीनी साथी हैं, और दोनों अगर एक संस्था में काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, तो वहां पर भी कैसे स्ट्रक्चर्स वापस आते हैं कि जो जमीनी साथी अगर उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और जितना भी काम किया है उसके बावजूद उन्हें उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो 10,000 12,000 में काम करे। और वहीं ये मतलब ये शायद मतलब ये चीज है कि शिक्षा में अगर हम अलग अलग संस्थानों पे भी पहुंच रहे हैं तो कितना वायलेंस बहुजन बच्चे फेस करते हैं, और उस शिक्षा की महत्ता, उस शिक्षा को लेकर उसके आगे क्या कैसे होता है, उस चीज पर थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। और मेरा नेट शायद तो खत्म हो गया, अभी पता नहीं कैसे चल रहा है, लेकिन तो मैं चाहूंगी कि आप और भाग्यश्री इस पे बात करें, बात रखें आगे। और अगर मेरा नेट बिल्कुल खत्म हो जाता है, माफी चाहेंगे बिल्कुल कि ऐसा हो रहा है, तो शिवा आप देख लीजिएगा ना। हाँ हाँ, आप चिंता नहीं करें। पल्लवी, ये जो एक सवाल मैंने चैट में लिखा था, मैं उसी को एक बार सामने रख देती हूँ, और कोई भी, अमित या भाग्यश्री, जो भी उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें आप प्लीज करें। और बात मैं यही जैसे भाग्यश्री ने भी कहा, और जैसा कि उनकी कविताओं में भी दिखता है, वो लगातार सावित्री बाई खास तौर पर, क्योंकि मैंने सावित्री बाई को ज्यादा पढ़ा है तो मैं बस उनकी बात बहुत ज्यादा कर पाती हूँ, कि वो बार बार वो इंग्लिश, एक तो एजुकेशन पे तो जोर देती ही थी, साथ ही इंग्लिश एजुकेशन पे जोर देती थी। तो और क्या उनका ये एक असर्शन समझा जाए कि उस समय भी जो ब्राह्मणवादी शिक्षा थी उसके खिलाफ एक असर्शन समझा जाए, और क्योंकि सिर्फ एजुकेशन का एक्सेस ही काफी नहीं है, उस एजुकेशन में भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो सब बातें भी जरूरी हैं। तो इसको लेकर आपके कुछ थॉट्स हों कि उसमें कोई बदलाव आपको दिखता हो, कुछ ऐसी कुछ बातें हों जो ज्योतिराव के द्वारा या फातिमा शेख के द्वारा, सावित्री बाई के द्वारा जो हम सीख सकते हो, कि ना सिर्फ एजुकेशन तक पहुंच, बल्कि एजुकेशन में भी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पेडागोजी, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। इन बातों पर अगर आप में से किसी का कोई विचार हो तो आप एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। अमित, हाँ साथी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि भाग्यश्री के माता सावित्री के जो कविता थी अंग्रेजी को लेके कि इंग्लिश मतलब कितना जरूरी है, वो 19वीं सदी में बात कर रही थी अंग्रेजी की। तो उस समय भी कहीं ना कहीं इस चीज की महत्वता रही होगी कि उन लोगों को जो है बाध्यता दी जा रही होगी, ऐसे लोगों की।
और उनका समाज इस चीजों से वंचित था, इंग्लिश से, अंग्रेजी से। यानी शिक्षा तो चलो मान लो कुछ लोग पा भी गए, इसके अलावा जो इंग्लिश शिक्षा थी उससे वंचित थी। वही स्थिति बहुत ज्यादा नहीं, आज की हम प्रेजेंट की बात करें तो सेम स्थिति है। इंग्लिश यानी किसी भी व्यक्ति का जो है ज्ञान किसी भाषा से नहीं आंका जा सकता है, लेकिन अगर जो हम भाषा, अंग्रेजी भाषा की बात करें तो बहुत ही आज के समय में एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और चाहे छोटे से छोटी चीजें हो, चाहे आप कहीं भी छोटा से भी कस्टमर केयर के लिए जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आपसे इंग्लिश भले आपकी पूरी पढ़ाई जो है प्राथमिक शिक्षा से लेके मिडिल ग्रेजुएशन सारी चीजें हिंदी में हुई हो, या सरकार भी हिंदी को हिंदी कर रही हो, या अन्य भाषाएं, मैं किसी भाषा का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें हैं तो हिंदी या अन्य जो भी भाषा है उसको जो फोकस कर रहे हैं लोग या सरकार जो उस पर जोर दे रही है, लेकिन सही माने में क्या उस शिक्षा का कहाँ मायने रखता है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो जो बहुजन कम्युनिटी है, जो दलित शोषित आदिवासी हैं, इससे अभी बहुत पीछे हैं। अब कह सकते हैं बहुत सारे गिने चुने लोग हैं जो संघर्ष करके आगे आके आज इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये कामयाबी बाबा साहेब अम्बेडकर और माता सावित्री जी के जो प्रेरणा लेकर जो लोग आगे बढ़े हैं, इस चीज को अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज इसी भाषा की वजह से हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, बात को नहीं कह पा रहे हैं, और ये इंग्लिश मायने रखता है। लेकिन इसमें जो दोषपूर्ण बात है समाज की, तो एक बात है ही है कि जो समाज का एक स्ट्रक्चर है, जो समाज में लोग हैं इस तरीके के, हमारे लोग इस तरीके जो चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें इस तरीके का, और जो एटमॉस्फेयर सामाजिक जो चीजें हैं जो हमारे अफेक्ट करती हैं, हम उस तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, या बहुत सारी चीज को, यानी हम अगर उस तरीके का मौका भी मिल जाता है कि चलो ठीक है इंग्लिश सीखो, लेकिन धीरे धीरे उसको कवर करने में बहुत सारा चीजें हमारा समय चला जाता है उस चीज को सीखने के लिए, और भी जो बाकी चीजें कि हाँ हमको ये काम करना है तो वो वाली चीजें छूटने लगती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और इंग्लिश जो है बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं इंग्लिश की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी पीछे छूट जाती हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले जी रही हो, हमेशा उन्होंने इंग्लिश को जोर दिया है। और हमने भी अभी अपने पुस्तकालय में जो बच्चे कोचिंग पढ़ा रहे थे उनको इंग्लिश के लिए हमने एक ट्रेनिंग ली है, एक संस्था है जो इंग्लिश की टीचिंग टेक्निक बताती है कि बच्चों को कैसे बेहतर अच्छे से इंग्लिश सिखा सकें। तो हम लोगों ने अभी वहाँ से ट्रेनिंग लिया है, हम बच्चों को सिखाएंगे और उनको अपनी ही भाषा में कैसे हम अंग्रेजी अच्छे से सिखा सकें। और इसी पे मैंने एक थोड़ा सा कविता भी लिखा है इंग्लिश के ऊपर कि किस तरीके से सरकार बोल रही है कि चलो अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई कार्यक्रम हो गया तो इंग्लिश का पोस्टर लगाएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हमको ये करना चाहिए, हिंदी में ये सारी चीजें हैं, अमृत महोत्सव सारी चीज हिंदी में। लेकिन अब जब उस चीज से जाते हैं, अगर यूपी की बात छोड़ दें, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं जाते हैं सारी जगह इंग्लिश में बात होती है। इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री में जाते हैं तो सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, वहाँ कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई बात नहीं करेगा आपसे हिंदी में, जो सेक्रेटरी हैं, जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी है सारे इंग्लिश में बात करेंगे। आप इंग्लिश को जो है इस तरीके का महत्व मिलेगा। लेकिन उनके ही मिनिस्ट्री के ही पोस्टर लगेंगे कि हिंदी दिवस, हिंदी ये है, हिंदी वो है, माने हिंदी को देंगे, हमको सिखाते हैं कि इस तरीके का करना चाहिए, लेकिन स्वयं को अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और क्या उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं क्या उनके लिए सही है, लेकिन हमको बताते हैं जो उस चीज को नहीं जानते हैं हम लोग को समझाने की। उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है, कुछ लिखा है कविता जो भी है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको, इंग्लिश के महत्ता को लेकर और भी चीजें हैं। जो आजकल जो भी जितने भी सरकारी जो ऑफिसेस हैं, जो और जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा जो
मैंने हिंदी जो हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यहाँ हिंदी की बात होती है, तो हर जगह हिंदी की बात होती है, लेकिन अगर छोटा सा भी कोई इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश का ही होगा। इसलिए मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके का अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो इस तरीके का आप उस तरीके का उनके लिए कुछ ऐसा चीजें की जाए कि वो उस चीज को उसको कहीं उनका यूज हो। तो इस पे है मैं पढ़ूंगा। तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे, तुम हिंदी मातृत्व भाषा कह के हमको ही बगलाओगे, अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करोगे और इंग्लिश मीडियम पढ़ाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। भाषण में हिंदी हिंदी कहकर देश प्रेम दिखाओगे, लेकिन सारे इंटरव्यू अंग्रेजी में ही करवाओगे। तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे, छीन रहे आदिवासियों से जल जमीन और जंगल, अपने बच्चों को मर्सिडीज में घुमाओगे और प्रदूषण फैलाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। गाय जीव रक्षा की बात हमको बतलाओगे, धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से ही लड़वाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। तुम बात करोगे कृष्ण कन्हैया की, कहाँ प्रेम बरसाओगे, एंटी रोमियो मुहिम के नाम पर केवल प्रेमी युगल को लॉकअप में बंद करवाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। हमारा धन हमसे ही लेकर 5 वर्ष बगलाओगे, नौकरी के नाम से बेरोजगारी से केवल फॉर्म ही भरवाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। घूम रहे हैं गुंडे माफिया बन के छुटके नेता, बात करें हम हक अधिकार की तो फर्जी मुकदमा लगवाओगे और हमको ही अदालत दौड़वाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। तुम बात करोगे खादी कुर्ते की और हमको ही उल्लू बनाओगे, अपने बच्चों को सूट बूट पहनाकर देश विदेश घुमाओगे, तुम हमको ही पाठ पढ़ाओगे। तो इसी बात थी। बहुत शुक्रिया अमित, आपने जो बात रखी है, साथ ही जो कविता पढ़ी, बहुत बिल्कुल सही बात, सही एकदम सटीक जगह पे वार करती है। और खुद समय ना लेते हुए भाग्यश्री की तरफ जाएंगे। और भाग्यश्री, आप कुछ इस बारे में कहना चाहें? मुझे फिर से एक बार शिवा क्वेश्चन बता सकती हो क्या? मेरे स्क्रीन में वो हाफ होके आ रहा है लैपटॉप के। हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि जैसे कि इंग्लिश तो एक एस्पेक्ट था, मगर उसके द्वारा हम ये बात करना चाह रहे थे कि सिर्फ एक्सेस एजुकेशन का काफ़ी नहीं है, कि कंटेंट भी क्या होगा एजुकेशन का, कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कुछ ऐसे विचार हों जो जो हमारे तीनों आइकन्स हैं उनसे हम ड्रॉ कर सकते हो, या उसमें कोई बदलाव दिखता हो, कोई बदलाव नहीं दिखता हो, इस पर इफ़ यू हैड एनी थॉट। हाँ, निश्चित मुझे लगता है कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जो विचारधारा थी सबको शिक्षा देने के पीछे की, यूनिवर्सल थी। और उनका एजुकेशन ऐसा नहीं था कि बस इनको क ख ग घ पढ़ाया जाए, यानी 1 2 3 4 या ऐसे पढ़े, या मतलब बेसिक चीज नहीं था। उनको था क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, कि ब्राह्मणिकल बेस कैसे तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के, कैसे तुम्हारा शोषण हुआ जाता है, कैसे बामन भट्ट तुम्हें संस्कृत के पाठ नहीं पढ़ने देते, अगर वो खुद भी संस्कृत श्लोक आएंगे या तुम्हारे घर पूजा अर्चा करेंगे तो कैसे तुम्हें लूटेंगे, ठग लेंगे दक्षिणा के नाम पे। तो डेफिनेटली उनका जो था वो बहुत एक क्रिटिकल पेडागोजी था। और मुझे लगता है कि उस पेडागोजी में अभी काफी मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, और काफी उसका ब्राह्मणाइजेशन हो गया है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत ब्राह्मणिकल ये हो गया है कि जो अप्रेस लोग हैं कैसे बिहेव करते हैं, अप्रेसर्स कैसे बिहेव करते हैं, शोषित लोगों के बच्चे कैसे पढ़ने आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। वहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला अपर कास्ट इंसान अपना बच्चा पढ़ाते तो उसको जो ट्रीटमेंट मिला जाता है वो कैसा होता है, या यूनिफॉर्म्स को लेके या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो आज एकदम से मार्जिनाइज बच्चे हैं वो कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, या उनकी कहाँ तक सुनी जाती है। ये ओवरऑल मुझे लगता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही पूरा ब्राह्मणाइज हो गया है। एजुकेशन फंड भी जो
आते थे डिप्रेस क्लास बच्चों के लिए, वो भी फंड एलोकेट नहीं होते हैं, या अभी फंड काफी कट भी कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वही वो एक जरिया था, वही एक फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो लेके इस समुदाय से लोग आगे बढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ के आ रहे थे JRF के, ना कि वो अपना खुद का एजुकेशन देखते थे, वो फैमिली को भी सपोर्ट करते थे जिसके उनकी बहन भाई जो है वो पढ़ पाए और वो आ जाए। तो हम जैसे मैंने टीस पे और ओवरऑल जब मैं काम भी करती हूँ, अभी मैं 2-3 स्टेट में काम भी कर चुकी हूँ, तो देखते हैं तो जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो बहुत ही खराब है, वो हालात बहुत खराब है। 1-2 टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, और 2-3 क्लास का मिलके कभी एक क्लास किया जाता है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं डेस्क नहीं है, बच्चों के लिए ना लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, या कंप्यूटर एजुकेशन भी नहीं है। जहाँ पे एक टीचर 2-3 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे मतलब तुम्हारा मॉरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें आगे ना बढ़ने देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में हम और आप जैसे एकदम गरीब परिवार से ही जाएंगे ना, जिसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे आइकन्स का व्यू था इंग्लिश एजुकेशन को लेके, कि इंग्लिश एजुकेशन यूनिवर्सल है, वो मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेट अकाउंटेबल है कि इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस सबको फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। पर ऐसा ना होते हुए इंग्लिश एजुकेशन का भी वो एकदम कमर्शलाइजेशन हो गया है। जैसे इंग्लिश स्कूल का फीस बढ़ा दिया और जो अफोर्ड कर पाएगा वही इंग्लिश सीखने जाएगा, जैसे तैसे तैसे, मतलब अपने जिंदगी की पूरी 1/3 जर्नी जो है वो स्ट्रगल करते करते बच्चे आ जाते हैं JNU, TISS, AMU, AUD कहीं कहीं पे। तो वहां पे उनको कांस्टेंट 2-4 के कोर्स में, ये इस कोर्स में, उस कोर्स में टारगेट किया जाता है जब भी वो प्रेजेंटेशन करते हैं, बात रखते हैं, जबकि उनका नॉलेज बहुत ऑथेंटिक है, उन्होंने खुद ये किया है। तो वो कहीं ना कहीं पूरा इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक्सक्लूसिव स्पेसेस नहीं बना पा रहा है। स्टेट भी है जिनकी पॉलिसीज एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉन्स्टेंट मार्जिनलाइज लोगों को और मार्जिनलाइज किए जा रही है। और दोनों चीजों को देखते हुए फिर भी अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स जो है, जो द्रविडियन मूवमेंट को चलाने वाले स्टूडेंट, जैसे हमने 2 साल पहले लॉकडाउन में देखा था कि अम्बेडकर स्टैचू के नीचे तमिलनाडु में एक ई-लर्निंग स्कूल चलाया गया था, नाइट स्टडी सर्कल। तो ऐसे जो है कि समाज से लोग आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पर कम्युनिटी के साथ साथ भी फर्स्ट प्लेस policies should be inclusive and state should be accountable for exclusive English education as well as education as a universal idea, जिससे हम आगे आए और बात रख पाए। तो मुझे लगता है यही मेरे थॉट्स हैं इसके ऊपर। एजुकेशन एज अ यूनिवर्सल आइडिया, ये एक आई थिंक बिल्कुल वेल राउंडेड एक चीज़ है जो इस बात को समराइज करती है। पल्लवी, अगर आपका नेटवर्क कर रहा हो तो आप भी अपनी बात इस पर रख सकते हैं, या फिर आप अगर और कुछ कोई संदर्भ में बात करना चाहें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिल रहा है अमित जी से, बिल्कुल कि जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं और कितनी आवश्यकता है उन चीजों की। और भाग्यश्री ने जिन बातों को रखा है वो, मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कास्टिस्ट चीज भी है कि जिस तरीके से मतलब लोग नहीं चाहते कि बहुजन बच्चे पढ़े, नहीं चाहते, एक साफ है, सरकार नहीं चाहती कि बहुजन बच्चे पढ़े। अगर आप चाहें तो बिल्कुल, मतलब आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये प्राइवेट एजुकेशन में जिस तरीके का ग्रोथ, जिस तरीके का ग्रोथ भी, और एक तरह से मतलब मुझे ग्रोथ तो बिल्कुल कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी, जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की चीजें एक प्रिविलेज अपर कास्ट अपर क्लास विद्यार्थी को मिलता है, बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके की सोच उनमें भी डाली जाती है। सीधी सी बात है कि जो बच्चे आपस में स्कूल में बहुत प्रेम से बात करते हैं, उन्हें अगर सड़क पे कोई दूसरा गरीब बच्चा मिले, या उनके मोहल्लों में, उनके घरों में जो काम करने आते हैं लोग, उनके बच्चे जो होते हैं, उनके गार्ड के जो बच्चे होते हैं, उनको वो हेलो तक नहीं बोल सकते। तो एक मुझे ये भी सवाल लगता है कि ये इवन मतलब अगर इस चीज को हम ग्रोथ कह रहे हैं तो किस तरीके का ग्रोथ है, जहां आपस में आप बहुत अच्छे से खाना बांट के, महंगे कमरों में बैठ के, AC रूम में रह के, गाड़ियां चला के, बढ़िया साइकिल खरीद के, बढ़िया गाड़ी खरीद के कई चीज करते हैं, लेकिन वो कितने स्ट्रांगली डाला जाता है कि आप अपने सामने
नहीं आप खेल नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि जो छोटे अमीर बच्चे होते हैं वो मतलब गरीब बच्चों के साथ खेलते भी नहीं है। मतलब खेलना तो बहुत दूर की बात हो गई, मतलब खेलना तो बहुत दूर की बात हो गई, बात नहीं कर सकते जिस तरीके से किया जाता है। और उसी तरीके से मतलब मुझे बहुत परेशान करता है ये चीज कि शिक्षण संस्थानों में बहुजन बच्चों को बहुत मतलब हम कहते हैं कि आगे बढ़ना है, निकलना है, जैसे राइट टू एजुकेशन का भी है कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ प्रतिशत सीटें मतलब वो भी मतलब कास्ट का भी है, लेकिन कास्ट का ना करके अधिकतर मैंने जहां देखा है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसिडर करके कुछ लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें जिस तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है मतलब। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ग्रोथ के साथ साथ मतलब ग्रोथ मतलब शिक्षण का हम क्या मतलब हम समझते हैं बहुत प्योर टर्म्स में कि शिक्षण जिस तरीके का शिक्षण मीन्स जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, जिस पे सवाल भी हो रहा है कि वो एक ब्राह्मणवादी शिक्षण प्रणाली है, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी घात होता है बहुजन बच्चों के। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बहुत ट्रॉमा होता है, एक वायलेंस होता है, एक ट्रॉमा होता है। तो मतलब आजकल में हम इस चीज पर काफी सोचना शुरू किए हैं कि शिक्षण संस्था या शिक्षण की जो बात है, तो शिक्षण हम सिर्फ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन उस जो शिक्षा चल रही है उस पर सवाल करने की बहुत जरूरत है। और जो वो वही शिक्षा जिस शिक्षा को मतलब पाने के लिए, जिस शिक्षा के लिए इतना संघर्ष होता है बहुजन समुदाय में, और वही शिक्षा उनमें कितना ट्रॉमा और वायलेंस क्रिएट करता है। तो ये एक चीज है जो सवाल है जो मुझे लगता है कि ये कि कैन एक सवाल मुझे कमेंट में दिख रहा है, कैन वी फॉरगेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट एट्रोसिटी एंड नाउ जस्ट थिंक ऑफ कास्ट एज टू कास्ट, द पुअर एंड रिच। मैं पूरी तरीके से इस पे सहमत नहीं हूँ, लेकिन भाग्यश्री या अमित कुछ कहना चाहें तो जरूर जोड़े। क्या है सवाल, क्या है? जस्ट अ थॉट, कैन वी फॉरगेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट एट्रोसिटी एंड नाउ just think caste as two caste, poor and rich? No, I don't think so. We cannot forget the caste history of caste atrocities. It is not a history of caste atrocities, it's a violence. Violence का कोई ये नहीं होता है, violence होता हुआ आ रहा है। और why should we talk about only the binary of poor and rich? बिल्कुल That binary is always there ना। कास्ट एट्रोसिटीज क्यों होते हैं? बाइनरीज की वजह से ही तो होते हैं। नहीं हाँ अमित सॉरी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं, जिनका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि जात खत्म हो, बिल्कुल जात खत्म हो, लेकिन कैसे खत्म हो? आज भी हमारे साथ जाति आधारित वायलेंस हो रहे हैं। अभी हाल ही में घटना हुई राजस्थान में, जितेंद्र मेघवाल को एक जो है दलित है, उसने मूंछ रखी थी, इस हिसाब इसलिए उसको डेथ कर दी गई क्योंकि वो ऐसे अपने जो भी उनका लाइफ स्टाइल था उनके जीने का, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो अपर कास्ट के लोग थे। और जाति आधारित महिलाओं के साथ इतना हिंसा हो रहा है, बलात्कार। आप हमारे पास अभी एक हफ्ते के 10 दिन के अंदर देखेंगे ऐसे 10-15 बलात्कार के केसेस हैं जो भी जो एससी और आदिवासी दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे हैं। यानी वायलेंस तो अगर हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है, जब हम उसका जिक्र करते हैं तो ये गलत नहीं है, हम क्योंकि हमारे साथ उसी आधारित मतलब उस तरीके का वायलेंस हो रहा है। लेकिन लोग बात करते हैं कि अगर हम इस चीज को बात करते हैं तो यानी जब हम जस्टिस की बात करते हैं, जब उसमें कास्ट ले आते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जातिवाद है, लेकिन जब जात के आधार पे वायलेंस होते हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जरूरत है, हम शुरू से ही बाबा साहब चाहे या जो भी रहे हों, जो भी एक्टिविस्ट भी हैं, जो भी है, वो सब चाहते हैं कि जो इस चीज को जो समानता चाहते हैं वो जात खत्म हो, लेकिन जाति है कि जाति नहीं है, तो हर तरीके का वायलेंस जात के आधारित अभी भी आप बहुत दूर की बात नहीं है, अभी भी आप काम में चले जाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा कि आप हमारे साथ चलेंगे कि हाँ जो मुझे जानने वाले हैं, आज भी आपको बैठाएंगे, दूसरे बर्तन मिला के पानी देंगे या तो पानी पूछेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें होती है, क्यों? ये तो कास्ट बेस्ड हो रहा है, कास्ट बेस्ड। और रही बात जो है, हम तो चाहते हैं कि बस गरीब अमीर रहे या एक समान दुनिया हो, इस तरीके की हम कल्पना करते हैं ऐसी दुनिया हो, लेकिन ये कल्पना से बहुत अभी दूर है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कामयाब होंगे और बहुत सारी चीज परिवर्तन आए हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, शुरू में जो पल्लवी जी ने कहा था कि जो मतलब कि जो कॉलेज में हम आते हैं
और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम बना सकती है, इस तरीके के उसके पास पावर सारी चीजें हैं, सारी सारी उसके पास अथॉरिटी है कि सारी चीज चेंज कर सकती है, लेकिन वो इस तरीके का क्यों नहीं कर रही है। इसका अलग एक चर्चा का विषय है, लेकिन मैं इसमें जो अम्बेडकराइट्स लोग हैं, जो शोषित जो बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हैं जो शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो हमारी जो है, जो हम जिस तरीके से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े घराना के बच्चे हैं, जिनके यहाँ सारी चीजें हैं, उनके माँ बाप सारी चीजें एजुकेशन देते हैं, उस तरीके से बात करते हैं कि क्या है। कभी कभी वो लोग इतने ज्यादा जो एजुकेटेड हैं वो सेक्स के ऊपर भी बात करते हैं, और भी सारी चीजें जो बात होती है, लेकिन जो गांव का बच्चा है, जो बहुत उसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब उसके पास जात आधारित वाले हो रहा है, किसी बच्चा या किसी बच्चे मतलब बच्चों के साथ उनके साथ जो है मतलब कि शोषण हो रहा है, उनके साथ मतलब उस तरीके का उनके लैंगिक शोषण हो रहा है, लेकिन उस चीज को उनको एहसास ही नहीं, क्योंकि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन वही बच्चे उस तरीके की शिक्षा भी नहीं पाए, उसके बाद जब वो युवा होते हैं या जवान होते हैं, तब उनको थिंकिंग आती है कि हमारे साथ कोई इस तरीके के अंकल थे, या इस तरीके हमारे साथ इस तरीके बिहेव हुआ था, या हमारे स्कूल कॉलेज में होता है। जब उस तरह के आते हैं, उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा बहुत इस तरीके जान जाते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोगों के प्रति रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरीके की सोसाइटी है कि हम अपनी बात रखेंगे कि तो हमारे साथ वायलेंस भी हुआ है, हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम बात रखेंगे तो लोग हमको ही उंगली उठाएंगे कि तुम गलत थे, तुम्हें ऐसे हुआ है, तो तुम्हारी कुछ ऐसी रही होगी। तो इस तरीके का है। तो हमारा जो एक उद्देश्य है, जो कोचिंग के माध्यम से हम तो बच्चों को अपने यहाँ शुरू से ही जो है, मैंने एक पूरा टांग रखा है अपने में, लोकतंत्र क्या है, जाति, कास्ट जो है, और हिंसा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सारी पूरा एक लिस्ट टांग रखी है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बहुजन कम्युनिटी के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, इस चीज को बचपन से ही सीखें, क्योंकि इनके साथ अभी कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है कि होने वाला है, बहुत इतनी जल्दी नहीं खत्म। तो ये पहले से इस तरीके के अगर मजबूती के साथ जाएंगे, तो इस तरीके के जो उनके साथ हिंसा होगी तैयार रहेंगे पहले से। क्योंकि हम लोग जब गए, हम जब ग्रेजुएशन करने गए या मास्टर करने गए, तो उस इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं थे कि इस तरीके के है, लेकिन वो इस चीज के लिए मानसिक रूप से उनको हम तैयार करना है, पढ़ाई के साथ साथ उनको मानसिक रूप से सामाजिक चीजें को, और जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, जो आर्थिक जो समस्याएं हैं, ये सारी चीजें, और सारी चीजें को उनको लेके हिंसा और जो है पितृसत्ता और जो भी सारी चीजें जातिवाद है, इन सब चीजों को उनको बताना होगा, बचपन से ही बताना होगा, क्योंकि उस तरीके का अगर उनके साथ बात भी हो तो उस चीज को उसके लिए अंगुली उठा सकें, उसके लिए लड़ाई लड़ सकें, उसकी बात कह सकें, और ना वो किसी के साथ इस तरीके का जो चीजें हैं कर सके, ना करें, क्योंकि उनको पता होगी कि ये गलत है तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही बच्चों के साथ शोषण हो जाता है, छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके से शोषण हो जाता है, उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोगों को पता चल पाता है, कहीं बेहोशी की हालत में पड़ी है, कहीं खेत में पड़ी है बच्चियां, इस तरीके, तब जाके पता है। अदरवाइज बच्ची भी है, अगर उसके साथ इस तरीके की हिंसा हुई है, इसके साथ उसका शारीरिक शोषण हुआ है, तो बताती ही नहीं किसी से, क्योंकि उसके माँ बाप जानते हैं कि ये छुपाने वाली बात है, इससे बात नहीं करना है। ये सारी चीज खुल के कहाँ आएगी, जब बेहतर शिक्षा होगी। हम इसीलिए चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों के दिमाग में सारी चीजें डाला जाए, ये चीजें हैं, ऐसा होता है, तो उस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और आगे जाएंगे, और इस तरीके की जो है हिंसा और इसके खिलाफ वो अपनी आवाज रखेंगे, और ना किसी के साथ तो भेदभाव करेंगे, और ना वो अपने साथ भेदभाव सहन करेंगे। यही हमारी बात। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा अमित ने कहा कि जाति नहीं जाती, तो हमारे हर समाज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और हमारा समाज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारा कानून से लेकर हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी फैमिली, हमारा हर तरह का जो एक सोशल रिलेशन है, जो हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें कास्ट उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। और वो अगर हम ये चाहते हैं कि कास्ट ना रहे या जाति उन्मूलन की जब हम बात करते हैं, तो वो उसमें ये नहीं हो सकता है कि आप कास्ट के बारे में बात करना बंद कर दें या उसको इनविजिबल मान लें, तो उन्मूलन शायद हो, तो उन्मूलन पॉसिबल होगा। किसी भी समस्या को सबसे पहले हमको एक्नॉलेज करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है कि ये हमारे समाज की एक सच्चाई है, और ये कैसे हमारे घरों में, हमारे
हमारे बिल्कुल पर्सनल संबंधों में, हमारे राजनैतिक संबंधों में, हर चीज में किस तरह से जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी तरह से अपने अपनी बात रखी अमित। पल्लवी, कुछ आखिरी कमेंट हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम इस सत्र के हाँ समाप्ति की ओर चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बस एक आखिरी बात लगा के कह सकते हैं, वो ये है कि शायद हम इस बारे में सोच सकते हैं कि जब, जैसे किशोर जी का सवाल है कि मूविंग अवे फ्रॉम आइडेंटिटीज व्हिच इटसेल्फ इज सम फॉर्म ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, तो मुझे लगता है कि आइडेंटिटी से मूव करने का ना लग्जरी नहीं है हमारे पास। मतलब हमारे पास लग्जरी तो छोड़ दो, प्रिविलेज ही नहीं है। मतलब ये सवर्ण, मतलब जो अपकास्ट लोग हैं वो कास्टलेस अपने आप को दर्शाते हैं कि हम कास्टलेस हैं, हमारी कोई जात नहीं है, और या उनमें उनका कहना होता है कि जात पात के बारे में पता ही नहीं है, जबकि उनका पूरा जीवन उनकी जाति के आधार पर, उनकी सुविधाएं हैं, उनका शिक्षण है, उनका हर कुछ है, लेकिन वो कास्टलेस हो सकते हैं। इन जो बहुजन लोग होते हैं उनको बार बार उनकी जाति याद दिलाई जाती है, और हम कभी कास्टलेस नहीं हो सकते। हम तो हमारी तो इच्छा है, हम तो चाहते हैं कि कास्ट ना रहे, जाति ना रहे, लेकिन आ, ये तो बिल्कुल है, लगता है कि हम आइडेंटिटी, ये ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इस चीज को नहीं कह सकते कि हम आइडेंटिटीज के बियॉन्ड जाए। हम मतलब हमें हमें जाने का रास्ता ही नहीं है, हमारे पास वो प्रिविलेज ही नहीं है कि हम कास्टलेस हो। ये कास्टलेस होने का प्रिविलेज सिर्फ अपर कास्ट लोगों के पास है। और शायद भाग्या भी कुछ बात कर रखना चाहती हैं, तो वो अपनी बात रखें, उसके बाद हम शुक्रिया करके इस सत्र को समाप्त करेंगे आज के लिए। और उम्मीद होगी कि ये सवाल, ये बातें चलती रहे, काम जारी रहे। हाँ भाग्या। हाँ, एडिंग इनटू दैट कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, आई एम लाइक कि किसने क्रिएट किया है दिस बाइनरी होल सिस्टम, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, दलित, बहुजन, आदिवासी, इसको उसके नाम से बुलाना, जाति सूचक गालियां देना, कैसे होता है या? हाँ डेफिनेटली किशोर जी, हम बुक आपका रीड करेंगे, रेफर जो आपने किया है, और देखेंगे उसमें क्या लिखा गया है और अप्रोच क्या क्या है, डेफिनेटली। पर जो आपका है ना ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ये सब, तो ये मुझे नहीं लगता कि दैट इज क्रिएटेड बाय द मार्जिनलाइज्ड पीपल, दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द ब्राह्मणिकल पीपल, कि ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते, ये नहीं है, वो नहीं है। आइडियोलॉजिकली किसी को टारगेट करना, किसी के दिखने से, वर्ण भेद, रंग भेद, जाति भेद, सब ये जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, पावरफुल है, उन्होंने हमारे ऊपर था एकदम थोप दिया है, लाद दिया है कि तुम ये नहीं हो, तुम बहुत निचले हो, नहीं तुम गोरे, नहीं तुम काले हो। ये एक पूरा सिस्टम है जो आया है। और कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहते हैं इंसान के। व्हाट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? आई डोंट नो। You can write an article about it. We would love to read about it. The identity politics, and just mention on app page. So I would love to read कि आपका क्या है beyond identity politics. Nothing is identity politics. Everyone is asserting their spaces. It becomes so tough. Even though like टिस निकलने से बाद मुझे लगता था कि लाइक इंग्लिश एजुकेशन, टिस जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम आने के बाद, और एकदम अपने मूवमेंट से जुड़ने के बाद काफी चीजें बदल जाती है, पर चीजें कभी बदलती ही नहीं है बहुजन लोगों के लिए। वो हमेशा एकदम से ऐसे वो बढ़ती जाती है। जैसे मेरे ऑफिस में एक मैं ही एससीपी महिला हूँ, और मैं देखती हूँ जब मैं कुछ पोस्ट करती हूँ अपने व्हाट्सएप स्टोरीज में, ये वो पिछले कुछ दिनों में मैंने बहन जी मायावती का बर्थडे था, तो मैंने उनकी एक पोस्ट शेयर की थी, फोटो शेयर की थी, जो वो पार्लियामेंट में जा रही है और काफी सारे लोग होते हैं। तो मेरा एक कलीग मुझे सेंड करता है दूसरे फोटोज की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की जो है महिला दीदी, क्या नाम है उनका, ममता बैनर्जी। हाँ, ममता बैनर्जी का फोटो भेजता है, वो किसी रैली में हो, काफी सारे लोग हैं। फिर वो भेजता है फोटो मुझे इंदिरा गांधी जी की, कि वो कोई सभा ले रही है, वहां पे भी लोग हैं, सोनिया गांधी। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट? आर यू सेइंग शी इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस वीमेन, और कि ये वीमेन मोर, दिस वीमेन आर मोर पावरफुल देन हर? क्या मतलब इंटेंशन क्या है कि तुम्हारा भेजने का? एंड देन दैट पर्सन वाज, सिली पर्सन वाज सेइंग मी स्माइली है वो। आई वाज लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन लाफ। मैंने ये किया है, दैट मीन्स कि आई फील शी इज अ पावरफुल वीमेन, शी इज माय लीडर एंड ऑल। तो ऐसे होता है कि इंसान आपको एकदम से डोमिनेट करने की कोशिश किया जाती है। ऑनलाइन स्पेसेस भी उतने इंक्लूसिव नहीं रहे हैं।
कोई भी आएगा आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी चला जाएगा। और सोशल मीडिया पे जिसके बाद आप जुड़ने के बाद पूरा 1-2 घंटे वही सोशल रिसर्च चलेगा, आपके पोस्ट ये वो पोजीशंस क्या थे, क्या किया ये वो, और रैंडम डिस्कशंस, ओ तुम प्रेसिडेंट थी, तुमने ये किया वो किया, देन ये वो। तो दिस इज ऑल्सो आई फील कि लाइक ये भी एक यूथ का स्ट्रगल है। वर्क स्पेसेस में भी तुम फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने के लिए जब काम करते हो, वहाँ पे भी कैसे तुम कांस्टेंट टारगेट किए जाते हो जस्ट बिकॉज यूर कास्ट, जेंडर, क्लास एंड एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भाग्या। पल्लवी आप हैं साथ में? हाँ है तो साथ में बिल्कुल, लेकिन नेट शायद कमजोर है, तो आप ही लीजिए, हाँ। थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और भाग्यश्री हमारे साथ जुड़ने का, पल्लवी हमारे साथ जुड़ने का। और मतलब तमाम तरह की जो चैलेंजेस हैं ऑनलाइन ने हालांकि हम लोग को साथ में लाना हमारा आसान कर दिया है, नहीं तो हम अलाहाबाद चामिल जी को शायद नहीं सुन पा रहे होते हमारे लिए, या आप भाग्यश्री भी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, सब अलग अलग जगह पे हैं। तो ऑनलाइन ने वो चीज़ें आसान करी है, मगर कुछ और दिक्कतें भी हमारे सामने ला दी, जैसे कि नेट चला जाना, तमाम तरह की दिक्कतें। मगर उनके बावजूद ये एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है, ये कॉन्वर्जेशन है जो चलता रहेगा। और युवा संवाद कहीं ना कहीं कोशिश भी यही करता है कि ये डायलॉग जो है ये लगातार बने रहें, और जो यूथ है वो डायलॉग में लगातार अपनी भागीदारी देता रहे, और उसका जुड़ाव अलग अलग स्ट्रगल से बना रहे, अलग अलग मूवमेंट से बना रहे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक दूसरे के स्ट्रगल्स को समझते हुए साथ भी आते रहें। तो जहाँ जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की जहाँ बात होती है, तो और यही समन्वय शायद, इस समन्वय की सबसे पहली अगर इमेज हमें कहीं दिखती है तो वो फातिमा शेख और सावित्री बाई की दोस्ती में दिखाई देती है, कि कैसे वो 1800 में एक मुसलमान औरत थी जिसने एजुकेशन ना सिर्फ खुद प्राप्त की, बल्कि घर घर जाके लड़कियों को इकट्ठा किया, अलग अलग तरह के, सिर्फ एक नहीं कई स्कूल चलाए। और दूसरी तरफ एक शूद्र पति पत्नी थे जिन्होंने उस समय में एजुकेशन के लिए काम किया। तो ये जो दोस्ती है, ये साथ में आना, एक दूसरे के स्ट्रगल्स को समझना, और एक दूसरे की तरफ सॉलिडारिटी ना सिर्फ हमारे बातों में बल्कि हमारे एक्शंस में भी दिखा पाना। तो उसकी जो वही शायद, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए सबसे जो एक इंस्पिरेशन वाली चीज क्या दिखाई देती है, तो शायद कहीं ना कहीं अभी इस वक्त मुझे वही दिमाग में आ रही है कि हाउ people who have been marginalized in any form can come together and build solidarities with each other, because ultimately we are talking about a just equal world. तो बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री अमित हमारे साथ जुड़ने का। आगे भी हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, और दूसरे जो हमारे साथ हमारे देश में जो आइकन्स रहे हैं, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों, चाहे वो पानसारे, गौरी लंकेश, जो बाद के भी आइकन्स रहे हों, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अन्य युवा साथियों भी हमारे साथ जुड़े और हमसे बात कर पाएं। तो आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, आई एम वेरी थैंकफुल, आप लास्ट मिनट पे हमारे साथ जुड़ी और तमाम दिक्कतों के बावजूद आप अपनी बात हमारे साथ रखती रही। तो वंस अगेन सभी जुड़े हुए साथियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम, सतरंगी सलाम, और हमारे साथ इसी तरह आप बने रहिए। शुक्रिया। जय भीम। और इस तरीके से जुड़े रहेंगे आप लोगों को सुनकर, और इस मंच के माध्यम से जो लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे भाग्यश्री हो या पल्लवी हो या जो भी साथी जुड़े हैं, या किशोर जी हो, तो हम लोग जुड़े रहेंगे। और एक जो यूनिटी और सॉलिडारिटी की जो बात हो रही है, बिल्कुल इस उदाहरण देके आपने फातिमा और सावित्री बाई जी को समझो बताया, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोशिश रहेगी कि जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे हम आ जाएं, तो आप लोगों से जरूर मिलें, या आप लोग इलाहाबाद आए तो जरूर आए। हाँ जरूर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।